ओके, आज हम 3 सिस्टम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी मैं एक बार स्टार्ट करूंगी, फिर मैं रुकूंगी नहीं, बिकॉज आज बहुत मुश्किल से आज वो हो रहा है, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। पता नहीं, मेरे कंप्यूटर पे मुझे फुल स्क्रीन दिख रहा है बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से उसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, बिकॉज हमने कोई उसमें एनिमेशन नहीं डाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम और हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम क्या है? सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 सिस्टम आते हैं। तो इसमें स्लाइड क्यों नहीं मूव कर रहा है? लेट हो रहा है क्या? मैं आई गेस अगर मैं फुल स्क्रीन अपने लैपटॉप में कर रही हूँ ना, तो इसमें मूव नहीं कर रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं डायरेक्टली इस तरीके से आपको मूव करती हूँ। वॉइस कट हो रही है सबके लिए? वॉइस कट हो रही है क्या? वॉइस कट सबके लिए हो रही है क्या? आवाज मेरी क्लियर है? इशक जी, एक बार आप अपना प्लीज चेक कर लेंगे। ओके, आप ना स्क्रीन पे ना उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ तो वहां पे मूव नहीं कर रहा है। तो मैं अपने स्लाइड शो में ही आपको एक एक स्लाइड मूव करके बता रही हूँ, क्योंकि आज हमारा बहुत ही सिंपल सिस्टम है बट इम्पोर्टेंट सिस्टम है। तो आज हम 3 सिस्टम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में 2 टर्म आता है, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम क्या है वो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मस्कुलर सिस्टम जो है, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम जो है, इसमें 2 सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम जो हमारे मसल्स को बताता है, एंड स्केलेटन सिस्टम जो हमारे बोन्स को बताता है। तो जो सिस्टम है इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये पूरा जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है इसमें क्या क्या है, आपकी बॉडी में जितने भी स्केलेटल है, जो भी बोन्स है, अभी हम एक एक बोन्स के बारे में देखेंगे, जो भी जॉइंट्स है, जो मसल्स हैं, जो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, वो है हमारा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। तो आपको मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट से बना हुआ है, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। अब अगर मैं स्केलेटन सिस्टम की सबसे पहले बात करूं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बोन्स हैं। उन सारे बोन्स को मिला के हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम जो है वो बनता है। तो ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और मस्कुलर सिस्टम क्या है? मस्कुलर सिस्टम में हमारी बॉडी में अलग अलग मसल्स हैं, जो हमारे स्केलेटन, अब हमारा स्केलेटन जो है उसको एक मसल्स ने कवर करके रखा हुआ है, जो आपको दिखने में भी अच्छा लगता है। अगर सोचो, अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होते तो बस बोन्स हमारे दिखना स्टार्ट हो जाते। तो हमारा जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है, ये दोनों साथ में वर्क करते हैं। तो 3 टाइप्स के मसल सेल्स होते हैं जो हमारे मस्कुलर सिस्टम को बनाते हैं। जितने भी हमारे बॉडी के मसल्स हैं, आपका हार्ट क्या है? इट्स ऑल्सो अ मस्कुलर ऑर्गन। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है? ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। आपका जो ब्लड वेसल्स है, कहीं ना कहीं वो भी आपके मसल से ही बने हुए, उसमें भी स्मूथ मसल्स होते हैं। सो कहने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, वो हमारी बॉडी में 3 टाइप के मसल सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो कौन कौन से 3 टाइप के मसल सेल्स हैं, ये आपको नाम याद रहना चाहिए। स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। इन तीनों का क्या है मतलब, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। तो हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वो 3 टाइप के मसल सेल से बना हुआ है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सेल होता है। बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। वैसे मसल्स किसके बने हुए हैं? मसल सेल्स के बने हुए हैं। तो 3 टाइप के मसल्स होते हैं। हमारा जो हार्ट है उसके मसल्स अलग है, हमारा जो लेग्स है उसके मसल्स अलग है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके मसल्स अलग है। तो वो कौन कौन से 3 मसल्स हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला है स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो कहीं ना कहीं हम नाम से समझ सकते हैं, कार्डियक मसल मतलब एक ऐसा स्पेशलाइज्ड मसल जो आपके हार्ट में ही पाया जाता है। कार्डियक मसल्स, उसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स का मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारी बॉडी की बोन्स है, उससे जो अटैच्ड है मसल्स, उसको हम स्केलेटल मसल्स कह सकते हैं। और स्मूथ मसल्स क्या है, वो हमारी बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स जो है, हमारा यूट्रस हो गया, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके जो मसल्स होते हैं दैट इज स्मूथ मसल्स। तो 3 टाइप्स के मसल्स हैं हमारी बॉडी में, सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में पूरा जो मस्कुलर बॉडी है हमारी, उसको बनाने में हेल्प करता है। एक एक को देखते हैं।
जो स्मूथ मसल्स है उसको हम विसरल मसल्स भी कहते हैं। विसरा का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स। विसरल फैट का मतलब होता है ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट जमा हुआ है। तो विसरा, जहां पे ये वर्ड आएगा ना विसरा, उसका मतलब ऑर्गन्स होते हैं। तो स्मूथ मसल्स को हम विसरा मसल्स भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ होते हैं? जो भी हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो भी आपका एक हॉलो ऑर्गन है ना, हमारा ईसोफेगस से लेकर स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका ब्लैडर वो भी एक हॉलो ऑर्गन है, उसमें यूरिन होता है। बहुत सारे डक्ट्स है हमारी बॉडी में, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, इंटरनल ऑर्गन जैसे यूट्रस हो गया, ये सारे क्या है? आपके ऑर्गन ऐसे जो खाली ऑर्गन है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। ब्लैडर के अंदर आपका यूरिन होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आपका फूड घूमता है, आर्टरीज है जिसमें ब्लड घूम रहा है, यूट्रस है जिसमें बच्चा आता है। तो आपके जो भी हॉलो ऑर्गन्स हो गए, इवन आईज के भी जो मसल्स है वो भी कहीं ना कहीं स्मूथ मसल्स होते हैं। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं उनमें एक जो उनका अलग डिफरेंशिएशन करता है, उसको अलग डिफरेंट उसको करता है, वो क्या है? स्मूथ मसल्स के अंदर ना एक न्यूक्लियस होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपके स्मूथ मसल्स, ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, ये आपके स्मूथ मसल्स है, और उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। कोई भी सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। हमने सेल की क्लास में देखा था कि हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उस सेल को एनर्जी देता है, गोल्गी बॉडीज होता है, लाइसोसोम्स होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो हर एक सेल के अंदर ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले स्मूथ मसल्स होता है। अब स्मूथ मसल्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्मूथ, जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी। अभी आप बस इतना याद रखो, हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसका कुछ पार्ट हमारे कंट्रोल में है और कुछ पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो पार्ट हमारे कंट्रोल में है उनको हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। मतलब मेरा अभी हाथ उठाना मेरे कंट्रोल में, दिस इज अ माई वॉलंटरी एक्शन। अब मेरा हार्ट बीट कर रहा है, उसमें अगर मैं सो भी जाऊं तो भी मेरा हार्ट बीट करेगा। मेरा लंग्स काम कर रहा है, अगर मैं सो भी जाऊं तो भी मेरा लंग्स काम करेगा। एक बार खाना पेट में डाल दिया, सारा काम अभी ऑटोमेटिक मोड पे जाएगा, उसमें मैं कुछ अपना इंटेस्टाइन हिलाकर खाना नहीं डाइजेस्ट करूंगी। तो ये जो हमारे वॉलंटरी में नहीं है, जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। तो जो मसल्स सेल, जो स्मूथ मसल्स है ना, वो कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑलरेडी ऑटोमेटिक मोड पे है, वो इसको कंट्रोल करता है। आपने एक बार खाना अपने मुंह में डाल दिया ना, उसके बाद आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है। खाना अपने आप ईसोफेगस में जा रहा है, बॉडी उसको कंट्रोल कर रही है, और इसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है। आपका पेट में खाना गया, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर बॉडी से बाहर आया, इसमें हम नहीं कुछ कर रहे, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। तो स्मूथ मसल्स के बारे में अगर मुझे कुछ बताना हो तो सबसे पहला पॉइंट मैं क्या बोल सकती हूँ कि स्मूथ मसल्स को हम विसरा मसल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनका ये मसल होता है। दूसरी चीज, ये एक मसल सेल है जो लंबे से होते हैं, पतले से होते हैं, और उनमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये ना पतले पतले से शीट बनाते हैं, बंडल्स नहीं बनाते, पतले पतले से शीट बनाते हैं। और इनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम उसको कहते हैं, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम इसको कहीं ना कहीं इनवॉलेंट्री कह सकते हैं। मतलब इसको हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल्स हो गए हमारे। स्मूथ मसल्स अगर आप जैसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ये माइक्रोस्कोप के नीचे का पिक्चर है, तो इस तरीके से वो दिखते हैं। अब हम आते हैं स्केलेटन मसल्स के ऊपर। तो स्केलेटन मसल्स क्या है? जो हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड है, हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच्ड है। तो कहीं ना कहीं हमारा, अगर मेरा हाथ है, इसमें जो हड्डियां है, इसके साथ जो मसल अटैच्ड है, तो ये किसके कंट्रोल में? ये मेरे कंट्रोल में। मैं चाहूं तो अभी इसको उठा सकती हूँ, मैं चाहूं तो इसको रेस्ट कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं वॉलंटरी मसल्स हैं ये। और ये हमारी बॉडी में सबसे अबंडेंट पाए जाते हैं। हमारा हाथ पैर, हम सबको अबंडेंटली हिला सकते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो स्केलेटल मसल्स क्या कर रहा है? ये वॉलंटरी मसल्स है, हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। और दूसरा, वॉलंटरी मसल्स के साथ साथ ये हमें मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और ये कैसे? ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, और इसमें ऐसे ना स्ट्राइप्स बने होते हैं, इसलिए इसको हम स्ट्राइटेटेड मसल्स भी कहते हैं। इसमें ऐसे स्ट्राइप्स बने रहते हैं। इसमें जो चीज आपको याद रखनी है बस उतना सिंपल याद रखिए, ये जो स्केलेटल मसल्स है ना, ये आपके अलग अलग फाइबर से, जैसे आप इस फोटो में देखो, मैंने एक फोटो डाला है, इसमें माइक्रो फाइब्रल जो है ना, वो सबसे
सबसे छोटा यूनिट होता है। बहुत सारे माइक्रो फाइबर मिलते हैं तो मसल का फाइबर बनता है, बहुत सारे मसल फाइबर मिलते हैं तो फैसिकल बनता है, बहुत सारे फैसिकल एक साथ मिल जाते हैं तब आपका ये स्केलेटल मसल्स बनता है। बट आपको ये इतना रटने की जरूरत नहीं है। इसमें पॉइंट में अगर आपको याद रखना होगा तो अभी मैं आपको एक चार्ट दूंगी, बस आपको वो चार्ट याद रखना होगा, तीनों में डिफरेंस क्या और कुछ भी ऐसा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटन के साथ जुड़े हुए हैं। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट के स्पेशल मसल होते हैं, जो ना एक आप ये समझ लो कि स्मूथ मसल और स्केलेटन मसल, इन दोनों का अगर क्रॉस करोगे ना तो आपका कार्डियक मसल बन जाएगा। मतलब इसमें आपके स्मूथ मसल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है और आपके जो स्केलेटल मसल्स है लगभग उसकी भी प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों का क्रॉस कनेक्शन वाला हमारा कार्डियक मसल होता है। और ये भी एक स्मूथ मसल्स की तरह क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, इसीलिए तो हमारा दिल अपने आप धड़कता रहता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो अगर मैं तीनों को एक चार्ट में बात करूं तो इसका चार्ट का, अगर आप इस चार्ट को याद रखेंगे तो आप तीनों का डिफरेंस समझ जाएंगे। स्केलेटन मसल्स क्या होता है, इसका लोकेशन क्या है, स्केलेटन है तो बोन्स के साथ कनेक्टेड होगा, इसको आप नाम से इसको रिलेट कर सकते हैं। कार्डियक है तो इसका लोकेशन क्या होगा, हार्ट में ये वाला स्पेशल मसल होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ स्पेशल मसल इज प्रेजेंट इन योर हार्ट, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो आपको ये पता होना चाहिए, कार्डियक मतलब हार्ट। और जो स्मूथ मसल है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और आपके स्किन में पाया जाता है। स्केलेटन मसल्स नाम ही बता रहे हैं बोन्स, कार्डियक मसल हार्ट और स्मूथ मसल जो है वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में। शेप की बात करें तो स्केलेटन मसल्स क्या है, ऐसे लंबे और गोल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। कार्डियक मसल जो होता है ये दोनों का मिक्सचर होता है तो इसको ब्रांच बोला जाता है। और जो स्मूथ मसल होते हैं वो लंबे पतले सिंगल न्यूक्लियस के होते हैं। अब अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसको आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियस का पार्ट अभी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अगर ये रटना ही है तो ये दोनों में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, बट ये वाला पार्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो मेन इसमें चार चीजें आपको याद रखनी है। पहला, उसका लोकेशन क्या है, वो मसल्स पाए कहाँ जाते हैं। पहली चीज, वो मसल्स पाए कहाँ जाते हैं, उसका फंक्शन क्या है और उसका कंट्रोल क्या है। बस ये तीन चीजें आपको इसमें याद रखनी है। तो स्केलेटन मसल्स बोन के साथ अटैच्ड होता है, कार्डियक मसल हार्ट के साथ अटैच्ड होता है और स्मूथ मसल्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। फंक्शन क्या है, स्केलेटन मसल्स आपको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, हमें चलने में, हाथ उठाने में, काम करने में। और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, तो स्केलेटन मसल्स हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। कार्डियक मसल क्या करता है, आपके हार्ट को बीट करने में मदद करता है। और स्मूथ मसल्स क्या करता है, मूवमेंट ऑफ विसरा, आप जब सांस ले रहे हो वहां के जो आपके लंग्स के स्मूथ मसल्स है, आपके लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब विसरा जो है आपका उसका मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आपका फूड को मूव करने में हेल्प कर रहा है। ब्लड वेसल्स ब्लड को मूव करने में हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ विसरा में हेल्प करता है। और कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, एक ही चीज पे हमारा कंट्रोल है, स्केलेटन मसल्स पे। हमारे हाथ पैर जो हमारे हड्डियों से जो मसल्स अटैच्ड है बस हमारा उसी पे कंट्रोल है, ना हार्ट के मसल्स पे कंट्रोल है, ना स्मूथ मसल्स पे कंट्रोल है। तो अगर मैं मसल्स टाइप की बात करूं तो सिंपल आपको क्या याद रखना, आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बॉडी में जो मसल्स है वो बेसिकली थ्री टाइप्स के मसल्स होते हैं, स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। स्केलेटन मसल्स नाम ही बताता है स्केलेटन से जुड़ा हुआ है, बोन से जुड़ा हुआ है। तो जो आपके बोन से जुड़ा हुआ है उसको स्केलेटन मसल करेंगे, जो हार्ट में पाया जाता है उसको कार्डियक करेंगे और जो इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है उसको स्मूथ मसल करेंगे। अगर मैं कंट्रोल की बात कर लूं तो आपके हार्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर के ऑर्गन्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो ये दोनों इनवॉलंटरी हो जाएंगे। और आपके स्केलेटन मसल्स पे आपका कंट्रोल है तो ये वॉलंटरी हो जाएगा। स्केलेटन मसल्स क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है और हीट प्रोडक्शन, जब भी हम दौड़ते हैं तो बॉडी में गर्मी आती है ना, तो हमारा हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कार्डियक मसल है, हार्ट से रिलेटेड है तो क्या करेगा, हार्ट को बीट करने में हेल्प करेगा। और स्मूथ मसल्स है तो क्या करेगा, आपके अंदर का जो विसरा है उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा, उसकी चीजों में हेल्प करेगा। तो आई होप थ्री टाइप्स के मसल्स आपके क्लियर हैं और बस इसमें यही तीन पॉइंट आपको बताना है, बस यही तीन पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी का न्यूक्लियस होता है, स्ट्राइटेड होता है, ये न्यूट्रिशन का सिलेबस नहीं है। मुझे ये चार्ट मिला था इसलिए मैंने ये चार्ट डाला, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो क्लियर है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, सेम चीज है, बस इसमें आपको इतने डिटेल्स में नहीं जाना है।
यहाँ पे लोकेशन में कुछ विसरा के ऑर्गन्स लिखे थे, इसलिए मैंने पीपीटी में डाल दिया। तो जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो मसल्स होते हैं उसमें स्मूथ मसल्स होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यूरिनरी ब्लैडर का, ये सारे जो ऑर्गन्स है उसमें स्मूथ मसल्स होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब हमारे जो स्केलेटल मसल्स है ना, वो बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। जब भी हमारे मसल्स में जो जैसे बाहर से अगर कोई हमें स्टिमुलाई मिल रहा है तो हम उससे रिएक्शन दे सकते हैं। अगर आपको किसी ने पकड़ा है या आपको स्टिमुलाई मिल रहा है, आप रिएक्शन दे सकते हैं। आपके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज करो आपने कोई चीज पकड़ी और आप उसको पकड़ के लटक रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक लेवल तक उसमें स्ट्रेचिंग हो सकती है बिना कुछ टेयर हुए। और लास्ट चीज जो होती है, अगर एक बार आपके मसल्स, आपने कोई चीज पुल अप किया, आपके मसल्स पुल अप हो गए और जब आप छोड़ते हो तो आपके मसल्स वापस अपने बैक टू शेप आ जाते हैं। तो कोई भी स्केलेटल मसल्स जो है ना, जब इसकी ये प्रॉपर्टी कम हो जाती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वापस नहीं रिलैक्स हो पा रहा है। जैसे अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आए थे, पेशेंट नहीं मतलब वो पुलिस ऑफिसर हैं, और उनका उन्होंने बोला कि मैं बहुत जिम करता हूँ और जिम करने के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा मसल क्रैम्प्स होते हैं। तो मसल क्रैम्प्स उनको क्यों हो रहा है? अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसे कैसे रिलेट कर सकते हो वो समझिएगा। हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा मसल्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो आपका जो मैग्नीशियम है अगर बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो जा रहे हैं, वो मसल्स रिलैक्स नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो उनको मैंने बोला कि आप मैग्नीशियम स्प्रे दिन में 2 बार मारना स्टार्ट करो। जब वो इंसान मैग्नीशियम स्प्रे मारना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, इट्स अ मसल रिलैक्सेंट। तो जब वो मसल रिलैक्सेंट के लिए मैग्नीशियम लेना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन के लिए जो हमें मैग्नीशियम चाहिए था वो मैग्नीशियम उनको मिलेगा। तो क्या होगा, उनकी जो इलास्टिसिटी है मसल्स की वो रिटेन हो जाएगी और उनको जो मसल क्रैम्प्स आ रहे थे आफ्टर एक्सरसाइज वो कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब हमारी इलास्टिसिटी डैमेज होने लगती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से टेनिस एल्बो और ये सारी चीजें क्यों हो जाती है, क्योंकि यही मसल्स की जो फीचर्स है ना, जो उसके फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, जब वो कम हो जाते हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, या वो प्रॉपर एक्सटेंड नहीं हो पाता है, या वो अगर एक्सटेंड हो गया तो वापस अपने शेप पे वापस नहीं आ पाता है, तब जाकर हमें कुछ मस्कुलर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसका भी मैं आपका पैथोलॉजी लूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बात करेंगे। 2 वर्ड्स आपको याद रखना है, लिगामेंट्स क्या होता है और टेंडन्स क्या होते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, सिंपल सी चीज याद रखिए, आपके बोन टू बोन को, अब हमारी बॉडी में सोचो इतने सारे बोन है और सारे बोन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है, उसमें लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स आपके एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है। हमारे उंगलियों में ही बहुत सारे बोन होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, उंगलियों में ही बहुत सारे बोन होते हैं। तो जो चीज आपके बोन टू बोन को कनेक्ट करता है उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। और टेंडेंस क्या होता है, अब एक मसल है, बोन है, बोन के ऊपर जो मसल है उसको भी तो किसी चीज ने पकड़ के रखा होगा ना। जब वो चीज जो होती है जो आपके मसल टू बोन को कनेक्ट करती है उसको हम टेंडन कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने इसको BLB याद रखा था, BLB, बोन लिगामेंट बोन, बोन टू बोन, बोन टू बोन को जो कनेक्ट करता है वो आपका लिगामेंट होता है, और जो मसल और बोन को कनेक्ट करता है उसको हम टेंडन्स कहते हैं। So the skeletal muscles are the main functional unit of the muscular system. They are attached to bones by a bundle of collagen fibers called tendons. तो जब भी आपका कोई बोन है उसके ऊपर जो मसल है, अब ऊपर वाले ने अगर बोन के ऊपर मसल डाला है तो कुछ ना कुछ तो फेविकॉल लगाया होगा ना। तो जो चीज आपके बोन और मसल को जोड़ती है, दोनों के बीच में कुछ कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो उसको जोड़ते हैं, जिसको हम टेंडन्स कहते हैं। लिगामेंट्स अलग होता है, टेंडन्स अलग होते हैं। लिगामेंट्स आपके बोन टू बोन को जोड़ता है और टेंडन्स आपके बोन टू मसल्स को जोड़ते हैं। यस, क्योंकि आपका जब एक्सरसाइज करते हो ना, जैसे अभी देखो एक चीज है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना 3-4 साल के, वो देखोगे ना, वो दिन भर खेलते कूदते, रात में वो बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं कि पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये क्यों देखा जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है, बच्चों की हाइट बढ़ रही है,
बच्चों की जब हाइट बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, उनके बोन स्ट्रेच हो रहे हैं, उनके बोन हाइट बढ़ रही है तो बोन बढ़ रहे हैं। जब बोन बढ़ रहे होते हैं तो मसल्स में ना एक स्ट्रेच आता है, क्योंकि मसल्स उस हिसाब से अभी नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, उस मसल्स के स्ट्रेच की वजह से छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होना, खासकर पैरों में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज उनका ग्रोथ स्पर्ट होता है, उनकी जो हाइट होती है वो बढ़ रही होती है। तो बोन और इसको लिगामेंट्स जो है वो आपके मसल टू बोन जो है उसको जोड़ता है, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, जिससे आपके जो बोन्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, मसल्स जो है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है। तो टेंडन्स क्या एक तरीके का ऐसा फेविकॉल है जो आपके मसल और बोन को जोड़ने में मदद करता है। तो आप बीएमटी याद रख सकते हैं, बीएमटी बोन मसल टेंडन, बीएमटी बोन मसल टेंडन। अब टेंडन जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये आप देखो, ये आपका बोनी अटैचमेंट है, ये आपका मसल है। इस मसल्स को ये बोनी अटैचमेंट के साथ क्या हो रहा है, ये टेंडन जो है उसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो टेंडन क्या है, एक टफ है, फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है। देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सेल जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो एक टिश्यू बनता है। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो आपकी दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, जिसमें एक बुरसा भी होता है, आगे मैं आपको सिखाऊंगी। बुरसा होता है, कार्टिलेज होता है, टेंडन्स होता है, लिगामेंट्स होता है। कार्टिलेज एक्चुअली उसको वो नहीं होता, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन टेंडन्स हो गया, लिगामेंट्स हो गया, आपका बुरसा हो गया, ये सारी चीजें क्या करती है, कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करने के भी काम करती है, और कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो टेंडन्स क्या एक तरीके का एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है, आपके स्केलेटन मसल्स को, जो आपके स्केलेटन मसल्स है, जो आपके अभी मैंने 3 तरीके के मसल्स पढ़ाए आपको, स्केलेटन मसल्स को आपके बोन के साथ जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे आपका मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, टेंडन्स क्या करते हैं, एक फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं और वापस उसको अपनी जगह पे लाने में हेल्प करते हैं, और उसको मूव करने में। हमारी बॉडी मूव कैसे होती है, जब इन दोनों में एक स्ट्रेच होता है और उसको छोड़ता है, फिर स्ट्रेच होता है, छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी लाने में हेल्प करता है आपका टेंडन्स। तो टेंडन्स अगर मुझे सिंपल लैंग्वेज में याद रखना हो तो क्या मैं समझूंगी कि हमारे जो बोन्स होते हैं उनको मसल्स के साथ जोड़ने का जो कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज योर टेंडन्स। अब इसमें अगर मैं देखूं कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली ये मैं अगले सेशन में लेने वाली थी, बट ये स्लाइड आ गई है तो मैं बता देती हूँ। टेंडनाइटिस जिसको हम कहते हैं, जब अगर आपके टेंडन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये भी एक बहुत कॉमन देखा जाता है। टेंडन्स में अगर आपके इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये टेंडन्स तो हर जगह होंगे, जहां पे भी आपका बोन और मसल का अटैचमेंट होगा वहां पे आपके टेंडन्स होंगे। तो ये कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, आपकी नी में होता है, आपके शोल्डर में होता है, आपके घुटनों में होता है, आपके हिप में होता है, आपके काफ मसल्स और हील मसल्स के बीच में भी ये टेंडन्स होते हैं, आपके थंब के बेस पे होते हैं। तो देखा गया कि अलग अलग प्रॉब्लम देखी गई। जैसे आपने टेनिस एल्बो सुना होगा, लोगों को प्रॉब्लम होती है, शोल्डर में भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को यहाँ पे थंब में प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो जिस भी टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, उसको हम कहीं ना कहीं टेंडनाइटिस बोलते हैं, जो आपके टेंडन में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जॉइंट पेन वो एक अर्थ, वो जो है राहुल जी, वो प्रॉब्लम अलग है। रोमेटेड अर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम अलग है, ये टेंडनाइटिस हो जाता है अगर जो हमारे कुछ कुछ एरियाज के जो टेंडन्स है ना वो अफेक्टेड हो जाते हैं, तो ये टेंडनाइटिस बोला जाता है। इसमें अलग अलग, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं ना, ये आपके जो टेंडन्स है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका, ये देखिए यहाँ के जो मसल्स है और यहाँ के जो बोन है, इन दोनों को जो जोड़ रहा है, यहाँ के मसल्स में आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या वहां के जो टेंडन्स है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। टेनिस एल्बो आपने सुना होगा। उसके बाद एक गोल्फर एल्बो भी देखा जाता है, जब हम गोल्फ खेलते हैं। टेनिस एल्बो क्या है, आपके यहाँ पे एल्बो में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मेरा कैमरा नहीं ऑन है क्या, हाँ ऑन है। तो टेनिस एल्बो में क्या हो रहा है, आपके जो आपका एल्बो है, नॉर्मली बोला जाता है कि जब हम टेनिस खेलते हैं तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मली कहाँ पे देखा जाता है, जब हम किसी जॉइंट को ओवर यूज करते हैं। जैसे देखा गया कि जो लोग बहुत ज्यादा टेनिस खेल रहे थे उस टाइम पे, उनको ये टेनिस एल्बो में वो जगह बहुत ओवर यूज हुई, इसलिए इसका नाम टेनिस एल्बो रख दिया गया। गोल्फ जब हम खेलते हैं तो हम इस तरीके से गोल्फ खेलते हैं, तो यहाँ का गोल्फर उसको प्रॉब्लम बोला गया। तो अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम देखी गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको टेनिस एल्बो है वो सारे लोग टेनिस ही खेलते हैं। बट यस, ये अगर किसी
टेंडन का जब ओवर यूज होना स्टार्ट हो जाता है, वो टेंडन जब बहुत ज्यादा ओवर यूज हो जाता है, उसको हम बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं या उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, देन इट लीड्स टू टेंडोनाइटिस। उस एरिया में टेंडोनाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे आप मैग्नीशियम स्प्रे लगा सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम स्प्रे जो है आपके जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। क्योंकि उसका अगर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो, अगर सपोज करो उसका कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया बट रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा है, तो उतना ज्यादा आपके टेंडन्स पे उतना ज्यादा प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है, जो आगे चलकर उसमें इन्फ्लेमेशन करने में रिजल्ट देता है। तो अगर किसी को टेंडोनाइटिस है तो वहां पे आप मड पैक लगा सकते हैं, वहां पे आप हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं, वहां पे आप कैस्टर ऑयल कॉम्प्रेस कर सकते हैं, वहां पे आप मैग्नीशियम स्प्रे लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप टेंडोनाइटिस में लोगों को प्रेफर कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन है जो हमारे लिगामेंट्स को होती है, दो चीजें होती है, एक स्ट्रेन होता है, एक स्प्रेन होता है। तो अगर आपके टेंडन्स में या मसल में कोई इंजरी होती है तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। और लिगामेंट्स, लिगामेंट्स मतलब जो आपके बोन टू बोन, अगर बोन टू बोन में कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आपके लिगामेंट जो आपके दो हड्डियों को कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट जोड़ रहा है। जैसे आप ये फोटो देखिए, यहाँ पे एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, इन दोनों को एक लिगामेंट जो है वहां पे जोड़ रहा है। इन लिगामेंट में अगर इंजरी होती है तो हम उसको स्प्रेन कहते हैं। लेकिन अगर आपका ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी, आप देख रहे हैं ये वाला जो मसल है, ये मसल इसको जोड़ रहा है, ये जो मसल है ये इसको जोड़ रहा है। तो जो अगर अगर मसल में प्रॉब्लम है या आपके टेंडन में इंजरी हो जाती है तो जाकर उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन एंड स्प्रेन दोनों में एक डिफरेंस होता है। स्ट्रेन क्या होता है, आपके मसल या टेंडन में अगर कोई इंजरी होती है तो उसमें होता है। और जो लिगामेंट आपके बोन टू बोन में जोड़ रहा है, अगर उसमें इंजरी होती है तो हम उसको स्प्रेन कहते हैं। तो ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, स्प्रेन और स्ट्रेन। तो स्प्रेन और स्ट्रेन में ये डिफरेंस होता है। स्प्रेन आपके लिगामेंट में इंजरी होती है, जब दो हड्डियों को जोड़ने वाला लिगामेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। और स्ट्रेन होता है, अब इसको याद रखो, स्ट्रेन हम कैसे करेंगे। हमारे मसल्स पे स्ट्रेन आता है, जब हम मसल्स को एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स पे हमारे स्ट्रेन आता है। तो स्ट्रेन आता है तो हम ये कहीं ना कहीं, मैं ना ऐसी छोटी छोटी चीजों को रिलेट करके याद रखती थी कि स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रेन क्या होता है, जो आपके मसल्स या उससे रिलेटेड जो टेंडन्स है उसमें अगर इंजरी हो जाती है तो हम उसको स्ट्रेन कहते हैं। और जो बोन टू बोन को जो लिगामेंट जोड़ता है, अगर उसमें कोई इंजरी हो जाती है तो हम उसको स्प्रेन कहते हैं। अब अगर मस्कुलर सिस्टम के बाद फंक्शन की बात करूं तो मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, आपके स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स में हेल्प करता है, हमारे जॉइंट्स को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। अगर हमारा मस्कुलर सिस्टम नहीं होगा तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमारे मस्कुलर सेल्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो जितना ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं उतना ज्यादा हीट जनरेट होता है, उतना ज्यादा एनर्जी जनरेट होता है, हीट प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मस्कुलर सिस्टम हमारा इन सारी चीजों पे काम करता है। तो अभी हमने मस्कुलर सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा। मस्कुलर सिस्टम जो है वो हमारे मसल से रिलेटेड जो सिस्टम होता है उसको मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। मस्कुलर सिस्टम में 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। स्मूथ सेल्स पाए जाते हैं, स्केलेटल सेल्स एंड कार्डियक सेल्स। कार्डियक सेल्स हार्ट के सेल्स में पाए जाते हैं। स्मूथ जो सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स जो हैं, वो मसल सेल आपके जो स्मूथ, आपके जो ऑर्गन्स है, जो हॉलो ऑर्गन्स है, चाहे आपका यूरिनरी ब्लैडर हो, चाहे आपके ब्लड वेसल्स हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, चाहे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, इन सारी चीजों में आपके स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। और आपका जो स्केलेटन मसल्स है वो आपकी हड्डियों से जो जुड़े होते हैं वो आपके स्केलेटन मसल्स होते हैं। फिर हमने क्या देखा, लिगामेंट्स एंड टेंडन। लिगामेंट्स क्या होता है, दो बोन को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि हड्डियां तो बहुत सारी होती हैं, सब हड्डियों को जोड़ना तो पड़ेगा। एक घर को बनाना है तो बहुत सारी ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, सारे ईंटों को सीमेंट लगा लगा के ही तो जोड़ना है हमें। तो जो आपकी हड्डियों और हड्डियों को जोड़ता है दैट इज योर लिगामेंट। और जो मसल और हड्डियों को जोड़ता है वो आपका टेंडन होता है। और अगर टेंडन में अगर प्रॉब्लम आती है, आपका भी मैंने आपको बताया, अगर टेंडन में आपकी प्रॉब्लम आती है या मसल में प्रॉब्लम आती है तो उसको स्ट्रेन कहते हैं। और जो बोन टू बोन को जो लिगामेंट जोड़ता है उसको हम स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये सारा रिविजन था। अब हम आते हैं, ये मस्कुलर सिस्टम पर समझ में आया, मस्कुलर सिस्टम समझ में आया।
सियाटिका, सियाटिका एक नर्व है इशक जी। सियाटिका हमारी बॉडी की ना सबसे लंबी नर्व्स होती है, जो आपके लंबार 4 और लंबार 5 से वो नर्व्स निकलती है, और आपके जो पैरों से जो आपके दोनों साइड से वो नर्व्स जा रही है, और आपके पूरे लेग्स को वो नर्व सप्लाई करती है। वो नर्व जो कंप्रेस हो जाती है बहुत सारे रीजंस की वजह से, तो उसकी वजह से आपको बैठने में, उठने में, अलग अलग चीजों में आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम ऑरिकुलर में जो ट्रीटमेंट सीख रहे हैं ना, आप वो ट्रीटमेंट उसमें सियाटिका में करना स्टार्ट करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम अपने पेशेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं ऑरिकुलर ट्रीटमेंट करने में। तो ऑरिकुलर में तो हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए। स्ट्रेन का एक और बार बताइए, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन मसल और टेंडन, मतलब हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं या जो आपके बोन्स हैं, बोन्स को कोई ना कोई मसल्स से अटैच करना है, तो मसल्स को जब हम बोन से अटैच करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टेंडन्स कहते हैं। अगर कोई इंजरी किसी मसल में आ गई है, अचानक से आप चल रहे हो और आपका पैर स्लिप कर गया, आपके मसल में इंजरी आ गई है या आपके टेंडन में इंजरी आ गई है, तो हम उसको स्ट्रेन बोलेंगे। अगर वो इंजरी आपके लिगामेंट में आई है तो हम उसको स्प्रेन बोलेंगे। ये डिफरेंस है। स्ट्रेन एंड स्प्रेन वही तो मैं बता रही हूं। स्ट्रेन क्या होता है जब आप, कैसे मैं आपको समझाऊं, अभी तो मैं वही आपको समझा रही हूँ। दो बोन है, दो बोन को ज्वाइन करने वाला क्या है? लिगामेंट। तो अगर कभी कोई हम गिर जा रहे हैं या कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, आपके लिगामेंट में चोट आ गई है, तो हम उसको बोलेंगे मुझे स्प्रेन आया है, लिगामेंट में प्रॉब्लम आई है। अगर हमारा कोई मसल में डैमेज हो जा रहा है या हमारे मसल और बोन को जो कनेक्ट कर रहा है टेंडन, उसमें अगर कोई इंजरी आती है तो हम उसको स्ट्रेन कहते हैं। सिंपल सी चीज है। अगर आपके टेंडन में इंजरी आ रही है तो आप स्ट्रेन बोलेंगे, अगर आपके लिगामेंट में इंजरी आ रही है तो स्प्रेन बोलेंगे। सिंपल सा है। यस, दोनों ही अगर डैमेज हो रहा है तो रिकवरी में प्रॉब्लम होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डाइट कैसा है। अगर आपका डाइट अच्छा, अगर आपका डाइट बिल्कुल ही खराब है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है डाइट ही अगर नहीं है सही, तो आपके जो वो कैल्शियम है जो भी आपके कार्टिलेज से बना हुआ है, अगर वो नहीं प्रॉपर जा रहा है तो ऑब्वियसली रिकवरी जो होगी आपकी स्लो हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेन और स्प्रेन में आपको सिंपल याद रखना है। अब हम आते हैं स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, अब स्केलेटन सिस्टम क्या है ये समझिए। हमारी बॉडी में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, 206 बोन्स होते हैं। बच्चों में ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हड्डियां क्या होती है? फ्यूज करती जाती है। फ्यूज करने के बाद अडल्टहुड में जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो हड्डियां बच के 206 हो जाती है। हड्डियां एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैसे? हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? आपका स्कल। ये जो आप ऐसे टच कर रहे हो, देखो स्कल है, एक बहुत ही हार्ड हड्डी है। स्कल है जो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सबसे डेलिकेट ऑर्गन, आपका ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका स्कल बोन। आपका यहाँ पे रिब केज है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रिब केज है। ये रिब केज किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे पेल्विक गर्डल है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? आपका ओवरीज, आपका यूट्रस, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपका यूरिनरी ब्लैडर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है आपका स्केलेटन सिस्टम, उसको सपोर्ट देता है। और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपके जो हिमाटोपोइसिस हम कहते हैं, मतलब आगे मैं बताती हूँ, आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी मदद करता है। तो स्केलेटन सिस्टम जो है ये भी हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्केलेटन सिस्टम में क्या है? मस्कुलर सिस्टम में क्या है? मसल्स है। स्केलेटन सिस्टम में क्या है? स्केलेटन सिस्टम किससे बना हुआ है? आपके बोन से बना हुआ है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, ये आपका, इसको आप लोग जूम कर लेना। ये आपका बोन है, एक बोन है यहाँ पे, ये दूसरा बोन है। बोन टू बोन को कौन जोड़ता है? आपका लिगामेंट जोड़ता है। तो ये आप देखो, ये आपका लिगामेंट है, ये वाला जो है वो आपका लिगामेंट हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, ये आपका लिगामेंट समझ में आ गया, ये बोन है और ये बोन है, और इन दोनों बोन को यहां से ये देखो, ये एक लिगामेंट है जो इसको जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका लिगामेंट हो गया। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? टेंडन बताई। टेंडन किसको जोड़ता है? बोन और मसल को जोड़ता है। तो ये आपका बोन है ऊपर और नीचे वाला, और ये आपका मसल है, ये देख रहे हो, ये आपका मसल है। तो ये मसल और ये बोन को, ये जो यहाँ पे ये जो चीज है, ये है आपका टेंडन। ये टेंडन क्या कर रहा है? आपके मसल और बोन को जोड़ने का काम कर रहा है।
तो लिगामेंट और टेंडन में ये डिफरेंस होता है। बुरसा क्या है, बुरसा अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, वो आपके बोन से बना हुआ है। और ये जो बोन्स है ना वो एक दूसरे से आर्टिकुलेट होते हैं, मतलब एक बोन दूसरे बोन से जुड़ता है। और हमारा जो पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है ना वो मोबाइल है। मैं अपनी एक एक उंगलियों को हिला सकती हूँ, हमारे एक एक बोन जो है वो मूव कर रहे हैं, हमारे एक एक बोन, बस हमारे सिर का ये जो स्कल एरिया है ना, ये फेस, इसका बस एक ही बोन है जो मूव करता है, मैंडिबल। हम अपने मुंह का बस नीचे वाला जो ये जॉ है ना, उसके नीचे वाला ही जॉ हम मूव कर सकते हैं, बाकी हमारे इस स्कल का, इस फेस का कोई भी बोन मूव नहीं कर सकता। ओनली वन बोन वी कैन मूव, दैट इज मैंडिबल। जो आपका मुंह का ये जो नीचे वाला जॉ है ना, बस हम उसको मूव कर सकते हैं। तो हमारे जो बोन्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से आर्टिकुलेट करते हैं और जॉइंट्स को बनाते हैं। सारे बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं हर जगह जॉइंट्स होंगे। सोचो बॉडी में कितने सारे जॉइंट्स होंगे, और ये क्या करते हैं, हमारे जो बोन्स है उसको मोबाइल करते हैं। लेकिन ये दोनों जॉइंट्स को जोड़ने के लिए, बोन्स को जोड़ने के लिए ना, कुछ ऐसे एक्सेसरी स्ट्रक्चर होते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना हुआ है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। लेकिन कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स है, गॉल ब्लैडर, लिवर, ये सब क्या कर रहे हैं, आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। वैसे ही हमारे बोन्स को जोड़े रखने के लिए कुछ ऐसे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो एक्सेसरी स्ट्रक्चर, सॉरी ऑर्गन्स नहीं, एक्सेसरी स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको जोड़ने में मदद करते हैं। वो कौन से होते हैं, आपका कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट्स हो गया, बुर्सा हो गया, टेंडन्स हो गया। तो इन सबको जोड़ने का काम करते हैं। तो ये 3-4 आपको याद रखने, यहाँ पे टेंडन्स नहीं लिखा है, 4 होते हैं, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, बुर्सा और टेंडन्स। और हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होते हैं। अभी मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। कार्टिलेज, जो लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स और टेंडन्स तो हम समझ गए क्या है, कार्टिलेज और बुर्सा क्या होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, इतना भी हमको सबको याद समझ में आ गया। इस स्लाइड में अगर मुझे समझना हो तो मैं क्या समझूंगी, हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम किससे बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है। बॉडी की सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अगर हड्डियां नहीं होती तो सोचो हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। और उन हड्डियों के कारण हम मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उसमें हम मतलब हम कुछ ना कुछ ला सकते हैं, एक्टिविटी ला सकते हैं। लेकिन ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो उसको हेल्प करते हैं जोड़ने में, जैसे लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, कार्टिलेज है, बुर्सा है। ये क्या है अभी हम देखेंगे। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स हमने पढ़ लिया क्या होता है। और लगभग कितनी हड्डियां होती हैं अडल्टहुड में, 206 हड्डियां हमारे अडल्टहुड में होती हैं। आइए बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारी बॉडी में जो बोन्स है ना वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मजबूत है। आप हाथ से किसी को मार दो हड्डी से, देखो बंदा बेहोश हो जाएगा। ये क्या है, किससे बना हुआ है, कैल्सिफाइड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बोन्स में कैल्शियम है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है, बहुत सारी चीजें मिलके कैल्सिफाई होके जम के हमारी हड्डियां बनाती है। हमारे पूरे बोन्स को ना हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक एक्सियल है और एक एपेंडिकुलर है। अब यहां से एक पार्ट स्टार्ट होता है जो आपको रक्टाफिकेशन मारना है, लेकिन मारना जरूर है। बोन्स के नाम एटलीस्ट, अभी मैं आपको मेजर ही बोन्स बता रही हूँ, सिंपल बोन्स बता रही हूँ आपको, मैं ज्यादा डिफिकल्ट बोन्स नहीं बता रही हूँ। मैंने स्कल के तो कोई बोन्स यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किए हैं। जितना आपको बेसिक जानना है वो आपको रटना पड़ेगा, कि आप किसी का रिपोर्ट अगर देख रहे हो तो आपको बोन्स के कम से कम नाम याद होने चाहिए कुछ। तो एक सिस्टम है जिसको हम एक्सियल बोलते हैं और एपेंडिकुलर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। हमारा जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है ना, ये पूरा जो स्केलेटन सिस्टम देख रहे हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब आप देखो ये वाले स्केलेटन सिस्टम में 2 कलर है, एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है। जो रेड कलर है वो एपेंडिकुलर सिस्टम है और जो ब्लू कलर है वो एक्सियल सिस्टम है। अब क्या है, दोनों को डिफरेंस समझाती हूँ। अब जो एक्सियल सिस्टम है, एक एक्सेस में जो आ रहा है, एक सीधे लाइन में जो सिस्टम आ रहा है वो हमारा एक्सियल सिस्टम हो गया। सीधे लाइन में क्या आ रहा है, आपका ब्रेन है, यहाँ से आपका एक हाइयोइड बोन होता है, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टर्नम है, ये वाली हड्डी स्टर्नम है। उसके बाद रिब्स है, ये आपके रिब्स, जो रिब केज है इसकी हड्डियां हैं, 13-12 जो आपके रिब है, थोरैसिक जो आते हैं आपके। और ये आपका वर्टिब्री है, ये आपका वर्टिब्री है। तो अगर मैं एक्सियल सिस्टम की बात करूं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ विच स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो आपको याद रखना होगा एक एक्सिस में क्या क्या चीजें आ रही है। आपका सिर आ रहा है, आपका स्टर्नम बोन आ रहा है, जो आपका सामने वाला जो बोन है, आपका रिब केज वाली जितनी भी हड्डियां हैं, और आपका वर्टिब्री, जो आपका वर्टिब्री है उसमें जितने भी बोन्स आ रहे हैं, वो सारा का सारा जो बोन है आपका सैक्रल तक, वो सारा का
सारा आपका जो बोन है वो आपके एक्सियल तक आता है, कॉक्सिक्स तक आता है। ये सारे जो आपके हैं वो आपका एक्सियल सिस्टम होता है। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम सबको समझ में आ गया। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? जो आपके एक एक्सिस में जितनी सारी चीजें होती हैं वो आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है। तो पूरे स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड एपेंडिकुलर एक्सियल सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। अभी हम ना इतना डिटेल में नहीं जा रहे, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, क्योंकि जितना जरूरी है अभी उतना समझा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अभी मैं आपको समझानी है आगे। तो नेक्स्ट मंथ तक हमारा पूरा हम मुझे एक्चुअली पूरा इसका पैथोलॉजी से लेकर उसका पूरा फिजियोलॉजी एनाटॉमी सारा सिस्टम का खत्म करना है। तो जून में हम ये सारा खत्म करेंगे, क्योंकि जुलाई और अगस्त 2 महीने में हमें और भी आगे की जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी पढ़नी है। तो ये 2 महीने, 1 महीने में हमारा पूरा जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमें खत्म करना है। यस, स्टर्नम एक्सियल में ही आएगा। आप एक एक्सिस देख लो ना, एक सीधी लाइन देख लो, सिंपल सा देखो, एक सीधी लाइन में जितनी भी हड्डियां आ रही हैं वो सब एक्सियल में आ गई। एक्सिस, एक एक्सिस में जितनी भी हड्डियां आ रही हैं, तो कैसे सिर से देख लो, सिर तो आपके दिमाग का स्कल बोन के सारी हड्डियां, आपके फेस की सारी हड्डियां, आपके वर्टिब्री, यहाँ से आपका सर्वाइकल स्टार्ट होता है, सर्वाइकल से लेकर आपका कॉक्सिक्स तक, आपके टेल बोन तक सारी वर्टिब्री हो गई, आपका रिबकेज हो गया, आपका स्टर्नम हो गया। तो ये जितनी भी हड्डियां एक एक्सिस में आ रही है वो सारे के सारे आपके एक्सियल में हो गए। ठीक है, इसमें मैं आपको नाम रटने को नहीं बोल रही हूँ। वर्टिब्रल कॉलम का तो मैक्सिमम हमारे जितने भी लोगों ने सुजोग वगैरह किया सबको पता ही है। जितने भी आपके सर्वाइकल से स्टार्ट होते हैं, थोरासिक हो गया, लंबार हो गया, सेक्रल हो गया, कॉक्सिक्स हो गया, वहां तक जितनी भी वर्टिब्रीज हो गए सारा इसमें आ गया। रिबकेज की सारी आपकी बोन्स आ गए इसमें, स्टर्नम की एक हड्डी आ गई है, देन स्कल के बहुत सारे बोन्स होते हैं, वो सारा आपका एक्सियल सिस्टम में आ गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अब हम एपेंडिकुलर में कर रहे हैं। एपेंडिकुलर क्या है? एपेंडिकुलर का मतलब एक्सिस को हटा दो, उसके बाद क्या बचा? उसके बाद क्या बचा आपका? ये सारा जो आप खांचा देख रहे हो ना, ये आपका बचा है। तो इसमें क्या क्या चीजें आ गई हैं? एक तो अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज, आपके ऊपर वाला और आपका नीचे वाले जो आपकी हड्डियां हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसमें क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आपका जो एपेंडिकुलर है, टोटल बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियों में 126 हड्डी जो है, 126 हड्डी जो है वो आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती है। यस, आप लिम्स कह सकते हैं, लिम्स के साथ दो और चीजें भी हैं, इसलिए हम उसको पर्टिकुलरली बस लिम्स नहीं कह सकते, उसके साथ दो और चीजें, वो समझिएगा क्या है। तो हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 हड्डी है। ये 2 हड्डियों का नाम आप रट लो, ये बहुत जरूरी हड्डियां है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो हमारी हड्डियां है, एक हमारा स्कैपुला होता है और एक हमारा कॉलर बोन, ये जो है हमारा, वो हमारा कॉलर बोन है। तो ये जो 2 कॉलर बोन की हड्डियां दोनों साइड पे, जब लोग बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लेते हैं, आप देखो उनका 2 कॉलर बोन दिखता है। और जब लोग जिम करते हैं और बहुत ज्यादा बॉडी बना लेते हैं और ऐसे वेट उठाते हैं, तो उनका पीछे ये जो शोल्डर ब्लेड है, स्कैपुला, ये जो शोल्डर ब्लेड है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका ये जो है, इसको हम शोल्डर गर्डल कहते हैं। ये जो एरिया है ना, इसको शोल्डर गर्डल कहते हैं। इस शोल्डर गर्डल में 2 हड्डियां आती हैं, पीछे का स्कैपुला और यहाँ पे आपका कॉलर बोन जो है वो आपके आगे। ठीक है, उसके बाद आपके हाथ की हड्डियां हो गई, आपके दोनों हाथ की हड्डियां हो गई, और ये जो एरिया हो गया ना, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया क्या है? ये आपका पेल्विक गर्डल है। इस पेल्विक गर्डल में जो है आपके हिप बोन जो होता है वो पेल्विक गर्डल में आता है। ये हिप बोन जो है पेल्विक गर्डल में आता है। ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है ना, उनको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो ये पेल्विक गर्डल आपके, ये एक्चुअली 3 हिप बोन जो है वो 3 बोन से मिलकर बनता है, एशियन प्यूबिस। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 3 बोन जैसे हम बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, वो तीनों बोन ना फ्यूज हो जाते हैं, रेगुलर बोन्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, जो हिप बोन होता है लोगों का। तो ये हिप बोन जो है वो पेल्विक गर्डल में आता है। इसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रोटेक्शन में रहते हैं। आपका ये शोल्डर गर्डल है, हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं वो सारा कुछ आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आता है। ठीक है, अभी आगे भी रटना है, ये एंड नहीं है, इसलिए मैंने बोला हड्डियों के नाम रटे होने चाहिए।
अगर सच में आपको आगे इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो रोज कोशिश करो हड्डियों के नाम याद रखने के लिए, कि स्कैपुला क्या है, कॉलर बोन के बोन्स कौन से होते हैं, देन आपके फीमर क्या है, फेवुला क्या है, टिबिया क्या है, ये सारा बोन्स है, आपको रटना पड़ेगा। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो कॉलर बोन है उसको हम क्लैविकल भी कहते हैं, क्लैविकल एंड स्कैपुला। तो शोल्डर जो गर्डल है वो दो बोन को मिला के बनता है, शोल्डर के जो गर्डल है वो दो बोन को मिलाकर बनता है, क्लैविकल एंड स्कैपुला। तो आपका जो स्कैपुला है वो क्या है, पीछे का आपका ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड हम उसको कहते हैं, और क्लैविकल क्या है, उसको हम कॉलर बोन बोलते हैं। तो ये दो कॉलर बोन और दो स्कैपुला को मिला के शोल्डर गर्डल बनता है, ठीक है। हाथ की हड्डियां रट लीजिए, हाथ, हैंड, हैंड एच से स्टार्ट होता है, तो ऊपर वाली जो सबसे लंबी हड्डी जो हमारे हाथ में होती है, सबसे लंबी जो हड्डी होती है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद आप अपने देखेंगे आपके एल्बो से लेकर आपकी रिस्ट तक दो हड्डियां होती है जिसको हम रेडियस एंड अल्ना बोलते हैं, रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, ये आपके जो यहाँ से हड्डियां आप देखोगे ये आपके कार्पल्स हो गए, फिर आगे मेटाकार्पल्स हो गए, फिर अंदर जो आपकी ये तीन तीन जो उंगलियां है ना, आप देखोगे उंगलियों में यहाँ पे तीन तीन आपके पॉइंट्स ऐसे आप मोड़ सकते हो, ये आपके फैलेंजेस होते हैं। तो एक में तीन 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 छह और लास्ट में दो, तो आपके फैलेंजेस, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, फैलेंजेस, ये तीन आपके उंगलियों में होते हैं, आपके रिस्ट में ये सारी हड्डियां होती है। आई नो अभी स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट एक बार अगर आप याद कर लोगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हिप बोन है, इसको हम पेल्विक गर्डल के अंदर लेते हैं। और लेग्स के बोन क्या होते हैं, फीमर, घुटने का जो यहाँ पे बोन होता है आपके नी का, उसको हम पटेला कहते हैं, पटेला एक बोन है हमारा यहाँ पे। और टीबिया एंड फेबुला, देन अगेन टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। तो ये आपको लिटरली आपको याद करना होगा। तो अगर मैं अभी आपको रिविजन करवाऊं, आपका जो शोल्डर गर्डल है, ये जो आपका शोल्डर गर्डल है, इसके दो बोन्स हो गए, क्लैविकल और यहाँ पे आपका स्कैपुला, ये दो हड्डियों को मिला के कौन सा बनता है, आपका शोल्डर गर्डल बनता है। उसके बाद आपके हैंड के जो बोन्स है आपका यहाँ पे ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ये जहाँ पे दो हड्डियां है, रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद आपका मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, यहाँ पे आपकी तीन चीजें हो गई। ये आपका हिप बोन हो गया, यहाँ पे आपके ये जो आपका ये है फीमर की हड्डी हो गई, रेडियस एंड अल्ना, और लास्ट में आपके यहीं पे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। तो ये इस तरीके से आपके जो सारी हड्डियां है ना, फीबिया, ये सारा कुछ आपके हड्डियों के नाम आपको रटने पड़ेंगे। घुटनों की जो हड्डी होती है उसको हम पटेला कहते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज फीमर बोन, और ये बहुत ही मजबूत बोन होता है। जो भी हमारे लॉन्ग बोन होते हैं ना, उसमें ही आपका ये बोन मैरो है, उसमें आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उन सब का मैन्युफैक्चरिंग भी आप ये समझ लो हमारे लॉन्ग बोन के अंदर होता है। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल याद रखना है। हाथ के जो बोन है ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, और जो पैर के बोन होते हैं फीमर, टिबिया एंड फिब्युला। सिंपल सी चीजें, ज्यादा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। हाथ के जो बोन्स है उसको हम कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, और नीचे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। यहाँ के जो बोन है वो आपका स्कैपुला एंड आपका स्कैपुला एंड क्लैविकल हो गए, और आपके हिप बोन जो हो गए वो सिंपल सा हिप बोन हो गया। रट लोगे, नाम तो रटने पड़ेंगे। नीलम जी, रविंद्र जी की तो, अमोल जी तो एकदम ही टेंशन में आ गए, गलत तो नहीं कर दिया कोर्स ज्वाइन करके। गलत कर दिया कुछ। सुजाता जी। अदिति जी बोल रही है उससे अच्छा तो मैं MI स्टडी कर लेती, कहाँ फंस गई मैं मैम के साथ। ओके, चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर किसी का रिपोर्ट में आप देख रहे हो और उसमें लिखा हुआ है फीमर में डैमेज है, तो आपको पता होना चाहिए फीमर में डैमेज है मतलब उसके थाई का जो बोन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर तो ये सब ना आपको रटना पड़ेगा, और एक बार आप रट लोगे ना तो आपको दिमाग में घुस जाएगा। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा, एक बार रट लिया तो ये दिमाग में घुस जाएगा। बट ये सिस्टम याद करना जरूरी है। और एक्सेल में आपको ज्यादा याद ही नहीं करना है। वर्टिबल कॉलम, अब एक बात बताओ, वर्टिबल कॉलम के जितने भी हमारे हैं वो तो ऑलमोस्ट सबको याद हो गया, सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबार है, तो ये भी तो हमें याद हुआ ही ना, तो ये क्यों नहीं याद हो सकता।
कॉलर बोन है, क्लैविकल, पीछे की हड्डी जो है स्कैपुला, सिंपल सी चीज है। ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, फीमर, टिबिया एंड फिबुला, बस सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। धीरे धीरे, कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है, आराम से याद करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फंक्शन क्या करती है हड्डियां? सपोर्ट देती हैं, उसी के भरोसे हम खड़े हैं। प्रोटेक्शन देती हैं, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, स्टोरेज में भी हेल्प करती है। क्या स्टोर करती है? कैल्शियम स्टोर करती है और बहुत सारे मिनरल स्टोर करती है। जब भी हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है तो क्या होता है, हड्डियों से कैल्शियम निकल के आता है और आपका जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको अल्कलाइन करता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, जब हम बहुत ज्यादा नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं या बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, तो देखिए एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि दूध से कैल्शियम मिलता है। यस, दूध से कैल्शियम मिलता है, लेकिन वो बॉडी यूज नहीं कर पाती है क्योंकि दूध एसिडिक होता है। जैसे आपकी दूध एसिडिक होता है, आपने दूध वाली चीजें लेना स्टार्ट हुई, बॉडी एसिडिक हुई, बॉडी ने उसको अल्कलाइन करने के लिए दूध का कैल्शियम ही यूज कर लिया। अगर वो भी नहीं मैनेज हो पा रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकल के आ रहा है, क्योंकि हड्डियां क्या है, स्टोरेज का काम कर रही हैं। हड्डियों से कैल्शियम निकल के आ रहा है, बॉडी अल्कलाइन हो गई। अब ये कैल्शियम बोलता भी मैं कहाँ जाऊं, तो बॉडी बोलता है मुझे क्या पता, मेरा काम तो हो गया, मुझे तो एसिडिक एनवायरनमेंट को अल्कलाइन करना था, वो तो हो गया। अब वो कैल्शियम जाके आपकी किडनी में जमा हो जाएगा, आपके हड्डियों के ऊपर जमा हो जाएगा, जो बोन स्पर बन जाएगा, वो आपके जाके ब्लड वेसल्स में जमा हो जाएगा, जो आगे चल के हार्ट अटैक का कारण बनेगा। इसीलिए हमारी बॉडी जितनी अल्कलाइन रहेगी उतना ज्यादा अच्छा है। और ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। हमारे जितने भी लॉन्ग बोन है, फीमर हो गया, आपका ह्यूमरस हो गया, जितने भी लॉन्ग बोन होते हैं ना, सबके अंदर बोन मैरो होता है, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, जो भी आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, वो सब बनने में भी मदद करता है। ठीक है, ये हमारे बोन्स के फंक्शन हो गए। अब हम आते हैं जॉइंट्स के ऊपर। ओके डॉक्टर दीपाली, यस नेहा जी। बट याद करो, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, देखो जितना ज्यादा हम चीजें याद करते हैं ना, हमारे दिमाग में उतने न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और हमारा दिमाग उतना ज्यादा शार्प होता है। इसीलिए कहते हैं पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें ज्वाइन की हैं, कुछ ऐसी चीजें ज्वाइन की है जो मुझे लग रहा है कि और अभी पढ़ने की जरूरत है, तो कभी भी पढ़ना नहीं बंद करना चाहिए। जितना ज्यादा आप दिमाग को एक्टिव रखोगे ना, नई नई चीजें सीखोगे ना, उतने न्यूरल कनेक्शंस बढ़ते जाते हैं, उतना ज्यादा न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन का होता है। तो कभी भी ये मत सोचो कि ये मुझे याद नहीं। पहले हमें एबीसीडी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था। ठीक है, यस नेहा जी। तो जॉइंट्स, अब हम जॉइंट्स के ऊपर आते हैं। तो जॉइंट्स क्या है? दो हड्डियों को जो चीजें ज्वाइन करती है उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। अब कुछ हड्डियों के अंदर कुछ लिक्विड्स भी पाए जाते हैं, कुछ हड्डियों को ज्वाइंट्स करने में कुछ लिक्विड्स भी पाए जाते हैं। यस सुजाता जी, करेक्ट। ये आपकी हड्डी है, ये आपकी एक बोन है, दोनों बोन को एक कार्टिलेज, यहाँ पे ना एक कार्टिलेज जैसी पतली सी चीज आपकी बोनी स्ट्रक्चर जैसी होती है, लेकिन जैसे आप कान देखो ना, कान आपका क्या है, कार्टिलेज का बना हुआ है, तो यहाँ पे आपके कार्टिलेज होते हैं और इन दोनों के बीच में ना एक लिक्विड होता है, एक साइनोविल फ्लूइड होता है, जो दो हड्डियों को फ्रिक्शन से बचाता है, रगड़ से बचाता है। तो हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स है ना, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, जो मूवेबल जॉइंट्स है, जिसमें मूवमेंट हो सकता है, उसके बीच में आपकी साइनोविल फ्लूइड वाला जो चीज होती है वो रहती है। जब किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है ना, तो जितने भी हमारे साइनोविल फ्लूइड वाले जॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो वहां पे अपनी ही बॉडी उसको अटैक करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से आपके वो जॉइंट्स में मूवमेंट कम हो जाता है, उस जॉइंट्स में पेन बहुत ज्यादा होने लगता है। तो जो जॉइंट्स है वो हमें हेल्प करता है। सोचो अगर आपकी सारी हड्डियां एक ही जैसे जुड़ी होती तो हम हिल भी नहीं सकते थे, हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो पाता। तो जॉइंट्स क्या करता है, हमें मूव करने में हेल्प करता है। हमें तो एक एक जॉइंट्स के नाम भी याद रखने होते थे। बहुत अलग अलग तरीके के जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बट आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ जॉइंट्स जो होते हैं वो हमें 360 डिग्री हमें रोटेट कर सकते हैं। आपका हाथ जो है वो आप 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो। लेकिन कुछ जॉइंट्स है, आप अपने सिर का मूवमेंट बस राइट और लेफ्ट कर सकते हो, 360 डिग्री नहीं कर सकते हो। आपका हिप को आप रोटेट कर सकते हो। आपके पैर के जो जॉइंट्स होते हैं वो बस ऊपर जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते, पीछे नहीं बेंड कर सकते हो आप। तो ऐसे बहुत सारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, सबका अलग अलग मतलब होता है, सब बहुत सारे अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। पर सिंपल अगर जॉइंट्स को मुझे समझना हो तो मैं क्या समझूंगी, दो हड्डियां जहां पे जुड़ती हैं उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। सिंपल सी चीज, जॉइंट्स क्या है, जो हड्डियां, दो हड्डियां, टू बोन्स जहां पे अटैच होते हैं उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। कार्टिलेज क्या होता है,
कार्टिलेज आज का चैप्टर हमारा बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम मस्कुलोस्केलेटन और हम इंटीग्यूमेंट्री ये दो ही सिस्टम पढ़ने वाले। अगला जो सिस्टम होगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें मुझे पूरा न्यूफ्रॉन्स आपको समझाना होगा, तब जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ये हमारा सबसे इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने आज ये लिया, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस हो रही थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ा इजी चैप्टर ले लेते हैं। मस्कुलोस्केलेटन, आई नो बोन्स का नाम सुन के आपको थोड़ा सा टेंशन हुआ होगा, बट सब कुछ बहुत ही इजी है। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, जो आपकी जॉइंट्स और बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप देखो, यहाँ पे आपका दो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है, आपके दो बोन्स हैं, इन दोनों बोन्स को जो जोड़ रहा है ये हमारा जॉइंट है। इस जॉइंट के बीच में ना आपका एक कार्टिलेज है, ये जो चीज आप व्हाइट सी चीज देख रहे हैं ना, ये आपका एक फ्लेक्सिबल सा कार्टिलेज है। ये क्या कर रहा है? दो हड्डियों को एक दूसरे से लड़ने से, होने से रोकने में मदद करता है। जॉइंट्स की दोनों जो हड्डियां होती है ना, दोनों के एंड में आपके कार्टिलेज लगे होते हैं, जो दो हड्डियों को जॉइंट्स में फ्रिक्शन होने से लड़ने में मदद करता है। तो जो कार्टिलेज जो है वो बॉडी के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स में पाया जाता है। जो हमारा लैरिंग्स है ना, उसमें भी कार्टिलेजेस रिंग्स होते हैं। तो बहुत सारी चीजों पे कार्टिलेज, आपके कान की हड्डी क्या है? कार्टिलेज है। तो आपके जो कार्टिलेज है वो फ्रिक्शन को हेल्प करने में, हेल्प जो फ्रिक्शन है आपकी बॉडी में उसको भी फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करता है। आप कहीं पे जंप कर रहे हो, आपकी जो दो हड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आती है, लेकिन वो कार्टिलेज होने की वजह से क्या हो रहा है, वो शॉक जो है वो आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंच रहा। वही जब लोगों का कार्टिलेज बॉडी का जब डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत आ पड़ती है कार्टिलेज कम होने की वजह से। तो इसके लिए भी आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके डाइट में अच्छी चीजें हैं तो आपका जो कार्टिलेज है उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। तो शॉक अब्जॉर्वर का भी काम करता है आपका कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, जो आपके जॉइंट्स और बोन्स को कनेक्ट करता है, उसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट बचाता है, शॉक एब्जॉर्व करता है हमारी बॉडी में जहां जहां आपके जॉइंट्स अटैच्ड है, और कोई फ्रिक्शन ना आए जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं या कूद रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं। तो जो दो बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन आता, रगड़ती जो रगड़ लगती, उसको प्रिवेंट करने में कार्टिलेज हेल्प करता है। अब आते हैं बुरसा। बट बुरसे से पहले ये कार्टिलेज और जॉइंट सबको समझ में आया। जॉइंट जहां पे दो हड्डियां मिलती हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इशक जी, डैमेज कार्टिलेज क्यों डैमेज हो जाता है, बोन्स क्यों डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि उसका ये सारी क्या है, ये सारी चीजें सेल से बनी हुई है। जब आप सेल्स को पढ़ोगे, जब सेल्स के बारे में डिटेल में जाके बात करोगे, तो सेल्स को क्या है? न्यूट्रिशन चाहिए। अगर हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो भी कार्टिलेज हमारा डैमेज होता है। कभी कभी हमारी बॉडी में अटैक्स भी होते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन में भी आपके कार्टिलेज और आपके साइनोवियल जॉइंट्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यस, अर्लियर में नहीं होता है, यही तो है। देखिए, एक होता है, और अभी जब हम इसका अगले क्लास में ना इसका मैं पैथोलॉजी पढ़ूंगी ना, तो जॉइंट्स रिलेटेड जो भी बीमारियां उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कार्टिलेज से रिलेटेड जो बीमारियां उसको हम पढ़ेंगे। तो इसकी पैथोलॉजी, इसे मैंने बोली इसकी पैथोलॉजी में आपको डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी पैथोलॉजी होती है। तो उसमें हम देखेंगे कि क्यों पहले होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे कोई भी चीज आप नया कोई मशीन लेके आओ और 10 साल के बाद आप देखोगे उस मशीन में कुछ ना की चीजें घस जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं। वैसे ही आपका क्या होता है, ओल्ड एज के साथ अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो आपका जो कार्टिलेज है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है रेमेटेड अर्थराइटिस। रेमेटेड अर्थराइटिस यंग एज में हो जाता है। आपकी जो जॉइंट्स है होते हैं वो इफेक्ट होना स्टार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ योर इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम आपके साइनोवियल जो फ्लूइड्स है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर रहा है, फिर आपके कार्टिलेज को भी डैमेज कर रहा है। लेकिन वही जब एज हो जाती है तो अपने आप जो कार्टिलेज है ओल्ड एज में क्या होता है, डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। लाइफस्टाइल भी सही नहीं है, या एक एज होने के बाद हर चीज तो डिजेनरेट होती है ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो डिजेनरेट नहीं होती है। तो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो जब डिजेनरेट होती है तो हड्डियां टकराती हैं, फिर आपको चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। तो ओल्ड एज के साथ भी ये सारा प्रॉब्लम होता ही होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आपकी लाइफस्टाइल सही है, आपकी बॉडी ज्यादा एसिडिक नहीं है, तो आपका जरूरी नहीं है। अभी जो गुरुजी हैं, ही इज 83 84 ईयर्स ओल्ड, अभी भी वो योगा एक्सरसाइज और ये सारी चीजें करें, उनको कोई जॉइंट पेन नहीं है। तो अगर आप अपनी डाइट ऐसी मेंटेन की हुई है, तो ऑब्वियसली आपको आगे चलकर कार्टिलेज वगैरह आपकी बॉडी की सारी चीजें जो है वो बैलेंस होंगे। आप प्रॉपर अपने जॉइंट्स को ऑयलिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, उसमें मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है, तो भी आपकी ये सारी चीजें अच्छी हो रहती हैं। सुजाता जी, मैंने वही बोला ना, कार्टिलेज जरूरी नहीं है कि आपके पास जॉइंट्स पे ही हो।
कार्टिलेज हमारी बॉडी के और भी ऑर्गन्स में पाया जाता है। जो आपका लैरिंग्स है ना, उसके ऊपर भी आपका ट्रैकिया, आप उसके ऊपर देखो ट्रैकिया की फोटो, उसके ऊपर भी कार्टिलेजस रिंग्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। आपके कानों में भी, सॉरी, आपके जो ईयर होता है, इसके जो ये सॉफ्ट बोन है, ये भी आपका कहीं ना कहीं कार्टिलेज होता है। तो जरूरी नहीं कि आपके जॉइंट्स में ही कार्टिलेज हो, बॉडी के और भी पार्ट्स में आपके कार्टिलेज पाए जाते हैं। कार्टिलेज क्या है? ये एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके बोन्स और जो आपके दो बोन्स है उसको शॉक ना लगे, उसमें कोई फ्रिक्शन ना आए, उसको हेल्प करता है। अगर सोचो ये बीच से कार्टिलेज हटा लोगे, जब बीच से कार्टिलेज हटा लोगे तो क्या होगा? आप अगर चलोगे भी फिरोगे तो दोनों बोन्स क्या होंगे? बार बार टकराएंगे, बार बार टकराएंगे और प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपके बोन्स हैं उनमें कोई फ्रिक्शन ना आए, इसलिए एक ना पतली सी सॉफ्ट सी कनेक्टिव टिश्यू उसके बीच में डाली गई है, एक छोटा सा वो डाला गया। हम जब यहाँ से कैस्टर ऑयल आपको भेजते तो क्या करते हैं? उसको अच्छे से बबल रैप करते हैं ताकि अगर कोई गिरे भी तो शॉक जो है वो बबल रैप तक ही रहे, मेरी बॉटल कांच की ना टूटे। तो इसलिए हम ये, तो आपका जो कार्टिलेज है वो उसमें काम करता है, एज अ शॉक अब्सॉर्बेंट काम करता है। कार्टिलेज भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट उसमें अभी हमें डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अब हम बुरसे पे आते हैं। अब ये बुरसे क्या होता है? बुरसे भी ना स्मॉल कुछ आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप इस फोटो में देखो, ये आपका एक हेल्दी, आपका जो नी बोन है, ये आपका हेल्दी नी बोन है। और नी की जो हड्डी है इसको हम क्या बोलते हैं? पटेला। तो पटेला के ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ब्लू कलर का, यहाँ पे एक ब्लू कलर का, कुछ ऐसे ना एक छोटे छोटे ना ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कुछ ल्यूब्रिकेंट फिल होते हैं। ये जो ल्यूब्रिकेंट है, जो साइनोविल फ्लूइड होता है, लगभग बिटवीन उनके बीच में पाया जाता है, टेंडन्स एंड बोन्स के बीच में पाया जाता है। और ये जो होता है ये मोस्टली आपके जो नी बोन्स है, जो आपके घुटने होते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा बुरसे जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बॉडी में लगभग 160 बुरसे जो होते हैं वो पूरे बॉडी में पाए जाते हैं। और मोस्टली देखा जाता है जो बुरसा है ये आपका, जब आप पैदा होते हो आपके बर्थ में होता है, बट धीरे धीरे भी आपके जो आपका आफ्टर बर्थ भी जो होता है, ये भी आपका जो बुरसा होता है, कुछ कुछ बुरसा उस टाइम पे भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली देखा जाता है ये जो बुरसा है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन देता है, आपके जो जॉइंट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये बुरसा जो है ये भी एक आप कनेक्टिव टिश्यू जैसा कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो बुरसा है, यहाँ का जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको बुरसाइटिस कहते हैं। तो ये बुरसा भी एक तरीके का आपका एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, उसमें भी कुछ फ्लूइड भरा होता है। और मोस्टली जो जॉइंट्स है हमारे, खासकर जो नी जॉइंट्स है, उसमें ज्यादा पाया जाता है। तो बुरसे में भी लोगों को इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो बुरसा है वो आपके नी जॉइंट्स, जो पटेला की जो हड्डी होती है ना, उसके आजू बाजू ज्यादा देखे जाते हैं। उसके ऊपर होंगे तो सुप्रा पटेला बुरसा बोलते हैं, जो पटेला का बुरसा है उसको, और जो नीचे है उसको इंफ्रा पटेला बुरसा बोलते हैं। तो जो भी बुरसा जो है वो भी आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको आपको जो हड्डियां हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। सो अभी मुझे अगर सिंपल याद रखना हो, मेरी दो हड्डी है, उन दो हड्डियों के बीच में हमें कुछ तो ऐसा चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, जो दो हड्डियों को रगड़ने से बचाए, फ्रिक्शन से बचाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ कार्टिलेज डाल दिया। अब कार्टिलेज जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर वहां पे मैंने एक लिक्विड जैसी भी कोई चीज डाल दी तो वहां पे साइनोविल जो फ्लूइड है वो भी वहां पे साइनोविल फ्लूइड जैसी चीज है। और वहां पे कुछ ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसमें ऑलरेडी फ्लूइड भरा होता है। तो ये तीन चीजें जो होती हैं, बुरसा, साइनोविल फ्लूइड और आपका कार्टिलेज, ये तीन चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो दो बोन्स है उसमें फ्रिक्शन होने से बचाती हैं और आपके बोन्स को हेल्दी रखती हैं। तो जिनके भी प्रॉब्लम ये हो जाता है, जिनके बुरसे में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको बुरसाइटिस बोलते हैं। जिनका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो उनको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलने लगते हैं। तो ये हम देखेंगे आगे जो पैथोलॉजी वाली क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से क्या क्या चीजें होती हैं। चित्रा मैम ने एक क्लास लिया था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर, वो लेक्चर में फिर से आपके इसमें अपलोड कर देती हूँ। उसमें उन्हें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां, उसका नेचुरल जो रेमेडी है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, तो तुरंत आपको उसका कुछ नेचुरोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको मिल जाएगा। तो वो भी वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पे। सबको स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम सबको समझ में आया? कौन कौन से हमारे मसल्स होते हैं? तीन टाइप्स के मसल्स होते हैं। लिगामेंट्स हमने सीखा, टेंडन्स हमने सीखा, हमने जॉइंट सीखा, कार्टिलेज सीखा, बुरसा सीखा, हमने एक्सियल सिस्टम सीखा, हमने एपेंडिकुलर सिस्टम सीखा।
एक्सर सिस्टम के सारे जो साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये देखो, ये साइनोवियल फ्लूइड है, ये साइनोवियल फ्लूइड है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर ये साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपको हेल्प करता है। साइनोवियल फ्लूइड आप ये समझ लो एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर है जो वहां पे उसको ल्यूब्रिकेट करने में काम करता है। आप घुटनों का तेल बोल सकते हो, घुटनों का तेल बोल सकते हो। वो आपका साइनोवियल फ्लूइड जो है वो अगर ड्राई हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। क्या होता है, दो कार्टिलेज है, दो कार्टिलेज अभी एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड है। अब आपका साइनोवियल फ्लूइड जो है वो अगर कम होने लगेगा तो क्या होगा, कार्टिलेज टकराएगा, कार्टिलेज टकराता जाएगा टकराता जाएगा टकराता जाएगा, तो कार्टिलेज में क्या होगा, फ्रिक्शन होना स्टार्ट होगा, कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। कार्टिलेज आपका डैमेज हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया तो अब क्या होगा, अब आपके दो बोन्स टकराना स्टार्ट हो जाएंगे। तो साइनोवियल फ्लूइड आप ये समझ सकते हो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। साइनोवियल फ्लूइड में जो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है, आपका कार्टिलेज में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कार्टिलेज टकराना स्टार्ट करेगा। कार्टिलेज में टकराना स्टार्ट कर दिया, फिर वो डैमेज हो गया तो आगे चल के बोन्स में डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। नी रिप्लेसमेंट के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि वही सोल्यूशन है। और कार्टिलेज अगर आपका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, बट यस विथ अ हेल्दी डाइट, आप कुछ हेल्दी डाइट वगैरह लेके आगे में कभी टॉपिक मिला तो मैं बात करूंगी, तो यस कार्टिलेज को भी बहुत सारी जगहों पे अगर अच्छी डाइट है तो उसमें भी चेंजेस देखे जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक चीज में डेवलपमेंट हो सकती है, बस ज्यादा ओल्ड एज में नहीं रिप्लेस होता है। बहुत पेन होता है नी में, यस आपका नी रिप्लेसमेंट थेरेपी बोला जाता है। और अभी तो ऐसा बिजनेस बना गया कि यहाँ पे एक एड आया था, एक बाय वन गेट वन फ्री। एक आप अगर नी रिप्लेस करवा रहे हो और आपका मन है तो आप उसी पैसे में दूसरा भी नी रिप्लेस करवा सकते हो। फ्लूइड को बढ़ाया ऐसा नहीं जा सकता है, बट यस विथ डाइट आप उसको मेंटेन कर सकते हो। आप उस पे कुछ कैस्टर ऑयल कॉम्प्रेस लगा सकते हो। आयुर्वेदा में सिरचू बताया जाता है, जहां पे आपके जॉइंट्स के ऊपर ऐसा एक हम आटे की लोई जैसा बना के उसमें ऑयल डालकर रखते हैं, जो आपका जो जॉइंट्स है वो सारा कुछ उसको लेता है। बट ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ये फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, बट यस आप डाइट से उसको कर सकते हो। यस ओल्ड एज में थोड़ा क्या होता है आपका, नॉर्मली क्या है, ओल्ड एज है तो रिकवरी के चांसेस थोड़े से स्लो हो जाते हैं। यस हाँ जी हो सकता है। ठीक है आगे बढ़े। सुजाता जी ये एक रोमेटेड अर्थराइटिस का सिग्नल हो सकता है। आप एक बार देख लो, आरए का टेस्ट करवा के देख लो। मैंने एक बार आपको एक क्लास में बताया था कि आरए और ओए जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है और रोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या डिफरेंस है वो मैंने बताया था। तो अगर यंग एज में अगर हमें हो रही है, 40 से 50 साल के बीच में अगर हमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक साइन होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस का। और सुबह उठ रहे हैं हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर जब हम मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा वो जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जा रहा है, तो ये आपका रोमेटॉइड अर्थराइटिस का केस हो जाता है। सुबह प्रॉब्लम है मतलब सुबह का टाइम कफा वाला टाइम होता है, तो आपका कफा इम्बैलेंस हो रहा है, आपका ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस का है। लेकिन जब आप मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट से क्या हो रहा है, आपका कफा बैलेंस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपको मूवमेंट से आपको आराम मिल जा रहा है, तो ये एक साइन होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस का। दूसरी चीज, शाम के टाइम पे आपको दिन भर आप काम कर रहे हो, शाम के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हड्डियों में दर्द हो रहा है और आपकी एज 60+ है, तो ये एक साइन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, तो ये भी एक केस देखा जाता है। उनको फिंगर्स में सेंसेशन नहीं होते हैं तो उनके हैंड्स बर्न हो गए हैं बहुत। ये आपके नर्व्स उनके डैमेज होंगे, ये भी नर्व्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। नर्व्स अगर डैमेज हो जाता है तो हाथ में फीलिंग्स खत्म हो जाती है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो फीलिंग खत्म हो जाती है। कल संजय सर ने आपको बताया था ना, जो हमारे कान में ईयर लोब में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, जहां पे उन्होंने M4 जो सेंट्रल पॉइंट बताया था, कान जहाँ पे हम छेद करते हैं वहां पे आपके पॉइंट्स प्रेस करने के लिए, तो वो आप एक बार कर सकते हो, वहां पे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उनको एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है आगे बढ़े। कार्टिलेज पुरसे
इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। आइए पढ़ते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में। इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, फटाफट ये खत्म हो जाएगा। तो आज हमारे 3 सिस्टम हम कवर कर लेंगे। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब होता है हमारी बॉडी की कवरिंग। कवरिंग मतलब हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सिस्टम है ये। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। हमारी पूरी बॉडी को एक ऐसा ऑर्गन, ऑर्गन क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सारी चीजें सिक्रीट करता है, अभी हम आगे देखेंगे। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। तो स्किन का जो सिस्टम है उसको हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। और उसके कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारा नेल्स हो गया, नाखून हो गए, हमारे बाल हो गए, हमारा सिबेशियस ग्लैंड क्या होता है, स्वेट ग्लैंड क्या होता है, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारा, इसको हम कहते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का? इंटीग्यूमेंट्री मीन्स कवरिंग। हमारी बॉडी को कौन कवर कर रहा है? स्किन कवर कर रहा है। उसके बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले हमारा जो स्किन है वो उसको कवर कर रहा है। स्किन पे क्या क्या है? हमारे बाल हैं, हमारे ग्लैंड्स हैं, पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, और हमारे नेल्स है, नाखून है। तो आपका जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है ना, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। हमारे स्किन पे अगर कोई चीज ऐसे जा रही है, हल्का सा अपने स्किन पे ऐसे आपने हाथ फेरिए, आपको सेंस फील होगा। आपको फील होगा कि कोई चीज आपके हाथ से जा रही है। आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो भी आपकी स्किन रिस्पॉन्ड करती है। गर्मी हो रही होगी तो आपकी स्किन पसीना निकालेगी। ठंडी लग रही होगी तो आपकी जो स्किन के पोर्स है वो बंद हो जाएंगे, और आपका जो स्वेट निकलना है वो बंद हो जाएगा। तो आपका जो स्किन है वो एनवायरमेंट से आपकी बॉडी पे रिस्पॉन्ड करता है। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब होता है हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग, जो क्या है? वो स्किन है। अब स्किन जो है उसके कुछ पार्ट्स है, वो पार्ट्स हमें रटने पड़ेंगे। अगेन रट्टाफिकेशन वाला है, एनाटॉमी में बहुत सारी चीजें रट्टाफिकेशन है, नाम तो रटने ही पड़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारे स्किन का, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा एपिडर्मिस। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा एपिडर्मिस है। उसके नीचे डर्मिस होता है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस होता है, और हमारे मसल और बोन, पहले हमारा हड्डी है, उसके ऊपर मसल है, मसल के ऊपर ये होता है हमारा एक फैट का लेयर होता है जिसको हम सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। उसके ऊपर हमारी स्किन की लेयर होती है। तो हमारी जो स्किन है उसके 3 पार्ट है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। उसके नीचे हमारा एक फैट की लेयर होती है, ये जो आप लिख रहे हैं सबक्यूटेनियस, ये एक फैट की लेयर है। और उसके नीचे हमारा मसल होता है, और उसके नीचे हमारे बोन होते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्किन की एनाटॉमी होती है। तो जो हमारा स्किन है उसके क्या क्या पार्ट्स है? सबसे ऊपर वाला पार्ट है, देखिए अभी हम जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो हमें लेकिन वो बहुत डिटेल में था, उतना डिटेल डीडीएचएन का पार्ट नहीं है। तो जो डीडीएचएन में मुझे पढ़ाया गया उसमें और एडवांस चीजें मैं ऐड करके आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो हमें एपिडर्मिस के भी 6 लेयर होते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे, हम उसमें उसके डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं उसी समय रटा था, उसका आज तक कभी कोई काम नहीं आया। तो वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको आगे का काम आएगा। तो स्किन जो है उसके 3 पार्ट है। ऊपर की जो लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जिससे आपके बाल निकल रहे होते हैं, स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। उसके नीचे के जो लेयर होते हैं उसको डर्मिस कहते हैं। डर्मिस की लेयर में ना आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब हमें कोई कट लगता है, तो हम जब खून निकलता है तब हम उसकी डर्मिस की लेयर तक पहुंचते हैं। अगर डर्मिस की लेयर तक हम नहीं पहुंचेंगे, कभी आप देखो ऐसे हल्का सा खराश हो जाता है स्किन पे, ऐसे हल्की सी कट हो जाती है लेकिन खून नहीं निकलता है, तो हमने कहीं ना कहीं उसकी एपिडर्मिस को ही टच किया है। लेकिन जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है ना, तब हम ये कह सकते हैं कि हम उसकी डर्मिस की लेयर तक पहुंचे हैं। तो डर्मिस की लेयर जो होती है वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है हमारी स्किन को बॉडी की सबसे एक्सटेंसिव जो ब्लड सप्लाई होता है ना, सबसे अच्छी वाली ब्लड सप्लाई हमारी स्किन को होती है। इसीलिए जब कभी कभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या बहुत ज्यादा, तो आपने कभी कुछ सुना है लोग बोलते हैं अरे आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है, आपका चेहरा सब पीला क्यों पड़ गया? क्योंकि जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में सारा ब्लड सप्लाई चला जाता है, और हमारी जो स्किन है ना उस पर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो हमारा स्किन हल्का पेल दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो स्किन है ना उस पर सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन वो ब्लड सप्लाई कहां तक होता है? ओनली डर्मिस तक होता है। एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ये चीज याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड सप्लाई स्किन के कौन से पार्ट तक होता है? तो बस डर्मिस तक ही होता है, यहां तक ही होता है। एपिडर्मिस में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो हाइपोडर्मिस है और ये सबक्यूटेनियस जो है, ये आपके
बोन्स और मसल्स को आपके स्किन से अलग करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं स्किन की पार्ट करूं तो स्किन का सबसे ऊपर वाला पार्ट है आपका एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन सबक्यूटेनियस लेयर जो आपका फैट का लेयर है, और उसके नीचे आपके मसल्स होते हैं, उसके नीचे आपकी हड्डियां होती है। ठीक है। स्किन क्या करता है, क्या क्या काम करता है? आपका टेम्परेचर रेगुलेट करता है स्किन। आपका अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो स्वेट निकलेगा, और जब उस पर हवा आएगी तो आपको ठंडा लगेगा। ब्लड का रिजर्वेयर है, जैसे मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई कहाँ होती है? आपकी स्किन की होती है, आपके स्किन में होती है। आपका स्किन क्या कर रहा है? आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बाहर से कितनी सारे कीटाणु आपके स्किन पे आ रहे हैं। स्किन का एक पीएच जो है हल्का एसिडिक होता है, तो कोई भी कीटाणु आता है तो स्किन उसको उसी समय मार देता है। स्किन आपको प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए ज्यादा सैनिटाइजर भी यूज मत करिए। आपके बॉडी के जो हेल्दी बैक्टीरिया आपके स्किन पे ना, वो भी मर जाते हैं। तो नॉर्मल जो हल्का ऐसा सोप जो है, हल्का माइल्ड सोप है, उससे अपने हाथ को धोइए, उससे उसको प्रोटेक्ट करिए। आपकी सेंसेशन को प्रोवाइड करता है। जब भी हम कोई चीज हमारे स्किन को टच करती है, जैसे भी नेहा जी ने बोला ना, एक पेशेंट है जिनके फिंगर्स में सेंसेशन चली गई है, तो स्किन क्या कर रहा है? स्किन में नर्व सप्लाई होती है जो आपको सेंसेशन प्रोवाइड करती है। जब वो नर्व सप्लाई डैमेज हो जा रही है, उस एरिया की नर्व सप्लाई डैमेज हो जा रही है, तो हमारा सेंसेशन खत्म हो जाता है। और एक्सक्रीशन कर रही है, स्वेट को बाहर निकाल रही है, बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। जब हम किसी को हॉट बाथ देते हैं तो बहुत सारा टॉक्सिन्स आपकी स्किन के थ्रू बाहर निकलता है। इसीलिए तो कहते हैं हमारा स्किन जो है वो थर्ड किडनी माना जाता है, और एब्जॉर्ब भी करती है। जो भी आप केमिकल लगाते हैं ना, मुझे याद भी नहीं है कि प्रेगनेंसी में मैंने कोकोनट ऑयल को छोड़कर कोई क्रीम लगाया होगा। तो जितना भी हो सकता है, जो भी हम हैवी क्रीम यूज करते हैं जिसमें बहुत सारे पैराबेन या बहुत सारी चीजें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, आप अपनी स्किन पे लगा रहे हो, वो सब कुछ अब्जॉर्ब हो रहा है आपकी स्किन के अंदर, सब कुछ अब्जॉर्ब हो रहा है। आप जो भी केमिकल लगा रहे हैं, जो भी परफ्यूम लगा रहे हैं, सब कुछ आपकी स्किन अब्जॉर्ब कर रही होती है। और लास्ट में विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है। जब भी आप धूप में जाते हैं, धूप हमारे स्किन पे गिरती है, तो क्या हो रहा है? आपकी जो स्किन है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज कर रही है। तो स्किन के बहुत सारे फंक्शन है जो भी हमने देखा। उसके बाद अब स्किन के कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हो गए। एक्सेसरी ऑर्गन्स का मतलब जो उसके एक्स्ट्रा ऑर्गन्स है जो स्किन से अटैच्ड है। तो क्या क्या है स्किन से? आपके क्या क्या अटैच्ड है? आपके बाल, हेयर आपके अटैच्ड है, ग्लैंड्स हैं अटैच्ड, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, और आपके नेल्स अटैच्ड है। अब हम एक एक ग्लैंड्स को भी ध्यान से पढ़ेंगे। ग्लैंड्स अभी ध्यान से पढ़िएगा, ग्लैंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम स्किन के ग्लैंड्स पे आते हैं। स्किन का ग्लैंड्स क्या है? एक स्किन में ना 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, और ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। अब यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा। एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा एक अलग सिस्टम ही है, जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हार्मोन्स बनाते हैं और कहाँ छोड़ते हैं? ब्लड में छोड़ते हैं। आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है और कहाँ छोड़ता है? आपके ब्लड में छोड़ता है। आपका थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाता है और कहाँ छोड़ता है? आपके ब्लड में छोड़ता है, डायरेक्टली आपके ब्लड में छोड़ता है। इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। बट कुछ ऐसे ग्लैंड्स जो चीजें बनाते हैं और डायरेक्टली आपके स्किन के ऊपर छोड़ते हैं, जिसके लिए उनको कोई रास्ता, डक्ट की जरूरत होती है, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? जो आपका जो चीज बनाया हो वो डायरेक्टली आपके स्किन के ऊपर छोड़े, और वो भी किसी डक्ट के थ्रू होकर वो चीज बाहर जाए, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब ये फोटो ध्यान से देखो। अब ये फोटो ध्यान से देखिए। अच्छा, वैसे भी एनलार्ज करके मतलब नहीं है। चलिए, अब ये फोटो ध्यान से देखिए। अपने ना स्क्रीन पे आप जूम कर लीजिएगा ये फोटो। अब ये आप देख रहे हो, ये जो है आपका, ये स्वेट ग्लैंड है। दो तरीके के स्वेट ग्लैंड आपको अभी मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। एक ये स्वेट ग्लैंड है जो यहाँ से स्वेट बना रहा है, पसीना बना रहा है, और पसीना बना के डायरेक्टली आपके स्किन पे छोड़ दे रहा है। ठीक है, ये एक स्वेट ग्लैंड है जो पसीना बना रहा है और आपके स्किन पे छोड़ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्ट्राइन स्वेट ग्लैंड। एक्ट्राइन स्वेट ग्लैंड। दूसरा जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या हो रहा है? आपका ये स्वेट ग्लैंड बन रहा है, लेकिन ये जो स्वेट है वो यहां से डायरेक्टली स्किन पे नहीं जा रहा। आपका जहां पे हेयर शाफ्ट है, जहां से आपके बाल निकल रहे हैं ना, यहां से वो स्वेट ग्लैंड आके आपके बाल की जो छेद है, वहां से वो स्वेट ग्लैंड निकल के आपके स्किन पे जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। एपोक्राइन जो स्वेट ग्लैंड है ना,
वो आफ्टर पुबर्टी एक्टिवेट होता है। बहुत सारे लोगों को देखो आफ्टर पुबर्टी उनको ज्यादा जो बच्चे होते हैं जो 14-15 साल के हो जाते हैं, लड़कियां जिनमें पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाती है, जेंट लड़की, छोटे बच्चे जिनकी सडन वॉइस चेंज हो गई है, उनमें ये एपोक्राइन ग्लैंड हमारा जो होता है वो आफ्टर पुबर्टी हिट होता है, और तब वो स्वेट जो होता है वो निकलना स्टार्ट होता है, क्योंकि जो आपके आर्मपिट्स के बाल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से जो आपके बाल निकल रहे हैं ना, वहां से जो आपका स्वेट निकल रहा होता है वो आपके एपोक्राइन ग्लैंड से होते हैं, और ये जो होता है वो पुबर्टी हिट होने के बाद होता है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो ग्लैंड से तो कुछ सिक्रेट कर रहे होंगे, कुछ निकाल रहे होंगे, तो वो ग्लैंड जो कोई चीज सिक्रेट कर रहे हैं और डायरेक्टली स्किन पे सिक्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक रास्ते से होकर जा रहा है, आप देख रहे हैं यहां से एक रास्ते से होकर जा रहा है, एक डक्ट से होकर जा रहा है, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हार्मोन्स बनाते हैं और आपके ब्लड में छोड़ते हैं। प्यूटिटरी हार्मोन बनाता है, ब्लड में छोड़ता है, पीनियल हार्मोन बनाता है, ब्लड में छोड़ता है, ओवरी हार्मोन बनाता है, ब्लड में छोड़ता है, पैंक्रियास हार्मोन बनाता है, ब्लड में छोड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और जो एक रास्ते के थ्रू कोई चीज बना के आपके स्किन पे छोड़ रहा है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस सबको समझ में आया? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में डिफरेंस समझ में आया? एक्सो मतलब बाहर, स्किन हमारी बाहर है ना, बाहर। एंडो मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर ही छोड़ रहा है, ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर, आपको दिख नहीं रहा है कितना आप टीएसएच निकल रहा है, कितना ओवरी एस्ट्रोजन बना रही है, वो नहीं दिख रहा है। एंडो है, अंदर ही अंदर रह जा रहा है। तो इससे याद रहेगा सबको एंडो और एक्सो में डिफरेंस क्या है। एंडो और एक्सो में डिफरेंस समझ में आया? थैंक यू सुजाता जी। एंडो मतलब जो अंदर ही काम कर रहा है, एक्सो मतलब जो बाहर काम कर रहा है। ठीक है, ओके। सब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हो, जिन लोगों ने इंटरनेशनल के लिए अप्लाई किया है आप थोड़ा सा ध्यान से ज्यादा पढ़िएगा। ठीक है, अब हम आते हैं स्किन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब 3 तरीके के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सेक्रीट करेगा ना वो हमें दिखेगा, सिंपल से फैक्ट है। एक्सोक्राइन में बाहर एक्टिविटी हो रही है तो हमें दिखेगी, एंडोक्राइन जो एक्टिविटी हो रही है वो हमें नहीं दिखेगी। एंडोक्राइन क्या कर रहा है? शरीर के अंदर ही चीजें निकाल रहा है, तो वो हमें नहीं दिखेगा। तो अब स्किन जो है वो हमारा 3 तरीके के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से? सेबेशियस ग्लैंड है, सुडोफिलस ग्लैंड है, कैरिमिनस ग्लैंड है। अब ये तीनों चीजें क्या है, इसको ध्यान से समझिए। सेबेशियस एंड सुडोफिलस आप सिंपल याद रखिए, ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। अब हम आते हैं सेबेशियस ग्लैंड जो है हमारा ऑयल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा ऑयल ग्लैंड है। ये क्या करता है? सीबम बनाता है। सीबम है एक ऑयल सा स्ट्रक्चर है, एक ऑयल है जो आपके बालों में रिलीज होता है, जो आपके स्किन है उस पर रिलीज होता है। आपके स्किन पे वही कहते हैं ना, बार बार ज्यादा हार्श सोप मत यूज किया करो। आपके जो ऑयल है, नेचुरल जो ऑयल आपकी स्किन रिलीज कर रही है, आपके बाल रिलीज कर रहे हैं, ताकि आपका जो बाल है वो ड्राई ना हो। तो सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है? ऑयल रिलीज करता है। ये आपका सेबेशियस ग्लैंड है। ये सीबम आपका ऑयल जो है वो रिलीज करता है, कहाँ? आपके स्किन के सर्फेस पे रिलीज करता है। यहाँ पे आप एक मसल का नाम देख रहे हैं, हेयर इरेक्टर मसल है, ये वाला मसल। ये क्या करता है? ये आपके बाल से अटैच होता है। आपने कभी सुना है जब हम कोई चीज स्कैरी देख लेते हैं या किसी चीज को देख के हम डर जाते हैं तो हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं, हमारे बाल अचानक से खड़े हो जाते हैं? क्यों होता है? जब भी हमारी बॉडी में ऐसा हमें कुछ फील होता है तो ये जो हेयर इरेक्टर मसल है ना, वो आपके बालों को ऐसे मसल इरेक्ट कर देता है, बालों को खड़ा कर देता है। तो इससे आपके बाल जो होते हैं गूज़बम्स आ जाते हैं आपको। तो सेबेशियस ग्लैंड क्या है? सिंपल है, ब्रांच एस्लर ग्लैंड्स है। एस्लर ग्लैंड्स मतलब एक सैक है, वो बाहर बाहर चीजें बाहर निकाल रहा है। ये किससे कनेक्टेड होते हैं? आपके बालों से कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड कहाँ से कनेक्टेड? आपके बालों के हेयर शाफ्ट से कनेक्टेड है। ये क्या करता है? सेबेशियस ग्लैंड बनाता है और डर्मिस, और ये जाकर आपके जो आपका हेयर फॉलिकल है वहां पे जाके ये ऑयल डिस्चार्ज करता है, और वहां से वो हेयर फॉलिकल के छेद से ऑयल बाहर आता है। तो ये एक ऑयली सब्सटेंस होता है, इसको हम सीबम कहते हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इस ऑयल में होते हैं। और ये हमारे जो बाल होते हैं उनको ड्राई होने से बचाता है, उनको ब्रिटल होने से बचाता है, टूटने से बचाता है। और जब बहुत ज्यादा हमारा जो सीबम है वो अगर ड्राई हो जाता है तो आपकी स्किन जो होती है वो रफ हो जाती है, डैंड्रफ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपका जो अगर सीबम है वो अगर मेंटेन रहेगा तो आपकी स्किन वगैरह सब सॉफ्ट रहेगी, आपके बाल में जो ऑयल प्रॉपर रहेगा तो आपके बाल हेल्दी होते हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड क्या है? जो हमारे बालों को ऑयल प्रोड्यूस करता है।
सेबेशियस ग्लैंड हमारे बालों में ऑयल प्रोड्यूस करता है, बस बालों में नहीं, हमारे स्किन पे भी सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, पूरे हमारे बॉडी में स्किन पे भी सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। अब हम आते हैं सूडोरिफेरस ग्लैंड, ये भी वही होते हैं जिसको हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। यस, हमारे फेस पे भी होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर। हमारी बॉडी में लगभग 3 to 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स है। सोचो कितने सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। और ये स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, आपका जो पसीना होता है उसको बाहर निकालते हैं, और जो आपके पोर्स है उससे वो बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। और जो स्वेट ग्लैंड्स है वो दो तरीके के होते हैं, एक्राइन एंड एपोक्राइन। एक्राइन जो होता है वो डायरेक्टली आपके स्किन के सरफेस पे पसीना निकालता है, जो बचपन से ही एक्टिवेटेड होता है। लेकिन एपोक्राइन जो होते हैं वो आपके पुबर्टी के बाद आपका ज्यादा पसीना निकलना स्टार्ट होता है। कुछ लोगों के ना हाथ पैर में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा पसीना होता है, और मोस्टली आप देखोगे वो आपका प्यूबर्टी हिट होने के बाद ज्यादा होता है। तो उनके एपोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। बहुत हाइपर एक्टिव होने की वजह से पाम्स में बहुत ज्यादा आपके जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे स्वेटिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगती है। तो आपके जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इसको हम मिजोक्राइन भी बोलते हैं, इतना आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो एपोक्राइन और एक्राइन, यही दो चीजें आपको याद रखनी है। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एक्राइन एंड एपोक्राइन, ये दो तरीके के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। एक डायरेक्टली सरफेस पे पसीना छोड़ता है और एक आपके बाल के थ्रू पसीना बाहर छोड़ता है, और जो पुबर्टी के बाद होते हैं। तो मैंने कैसे याद किया था कि कौन सा पुबर्टी के बाद होता है और कौन सा उसके पहले होता है। एपोक्राइन का ना नाम देखो आप, एपी, आफ्टर पुबर्टी बोल सकते हैं, एपी आफ्टर पुबर्टी। तो आफ्टर पुबर्टी जो है वो हमारा एपोक्राइन ग्लैंड है, और जो एक्राइन है वो बिफोर पुबर्टी हो गया, बचपन से हो गया। इस तरीके से ना वर्ड्स को याद रखने के लिए ना कुछ आप आइडिया याद किया करो। मैं ऐसी अपने सारी चीजें जो है ना मेडिकल की ऐसी याद रखती थी कि अभी मैं हमेशा कंफ्यूज कर जाती थी। एक्राइन होते हैं जो पुबर्टी के बाद होते हैं, ये तो मैंने स्पेलिंग में देखा तो एपी है, तो हम इसको कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। एपोक्राइन मतलब आपके आफ्टर पुबर्टी, तो आफ्टर पुबर्टी आपके एपोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्राइन जो है वो आपका बचपन से ही एक्टिवेट रहता है स्वेटिंग के ऊपर। अब यहाँ पे एक फोटो है, ये देखो, ये एक आपका एक्राइन ग्लैंड जो है ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ से स्वेट निकाल रहा है, स्किन पे डाल रहा है। ये आपके क्या है, आपके एपोक्राइन ग्लैंड, ये कहाँ से स्वेट निकाल रहे हैं, और आपके जो हेयर की जो छेद है ना यहाँ पे जाकर आपका स्वेट रिलीज करते हैं और यहाँ से वो बाहर आता है। ये आपका एपिडर्मिस हो गया, ये हेयर का शाफ्ट है, जो आपको स्किन से जो बाहर बाल दिखते हैं उसको हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। और ये आपका सेबेशियस ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड किसके साथ अटैच्ड होता है, आपके बाल के साथ अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे आपका सेबेशियस ग्लैंड है, क्योंकि आपके ये बाल को ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, ऑयल दे रहा है। तो यहाँ से आपका सेबेशियस ग्लैंड है, यहाँ से आपका ऑयल बनाता है, फिर बालों को वो नरिशमेंट दे रहा है। और यहाँ से जो आपका ये ब्लड वेसल्स है वो आपके बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपके बाल जो है वो अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो इस फोटो में हम ये वो सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी है वो सारी चीजें इस फोटो में है। अब हम कम्युनिस ग्लैंड पे आते हैं। अब ये क्या होता है, ये आप एक कह सकते हैं आपके मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। आपके जो स्वेट ग्लैंड्स है ना वो मॉडिफाई हो गए हैं, और वो क्या करते हैं, कुछ वैक्स प्रोड्यूस करते हैं जो आपके कानों में होते हैं। आप जैसे ये फोटो देख रहे हैं, ये आपके कान के अंदर की फोटो है। यहाँ पे ये ग्लैंड जो है ना कम्युनिस ग्लैंड, ये यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करते हैं, आपका वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो आपके एपोक्राइन ग्लैंड्स है ना, जो आपके आफ्टर पुबर्टी होते हैं, वो मॉडिफाइड ग्लैंड्स होते हैं। आपके ये जो ग्लैंड्स है वो क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। स्वेट ग्लैंड्स में कौन सा, एपोक्राइन मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है, जो आपके वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं। आपकी जो इंटरनल कैनाल है ना, ये आपके अंदर की कैनाल की स्ट्रक्चर है, उसका जो इंटरनल कैनाल है ना उसमें ये ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके ईयर वैक्स, जो आपके कान में ईयर वैक्स होता है ना उसको सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं। जिससे क्या होता है, आपके अंदर का जो एरिया है वो ड्राई नहीं होगा। कोई कीटाणु अगर जा रहे हैं तो उसमें फंस जाए, उस वैक्स में चिपक जाए। बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल्स जा रहा है तो वो उसको पकड़ के चिपक जाए। लेकिन कभी कभी यही जब बहुत हार्ड हो जाते हैं, कान में भर जाते हैं, तो सुनाई भी देना कम हो जाता है। तो ये एक वाटर प्रूफ होते हैं, जो आपके कैनाल को, आपके जो ये ईयर कैनाल है उसको बैक्टीरिया फंगस से घुसने से उसको बचाने में हेल्प करता है। तो ये तीन तरीके के जो ग्लैंड्स हैं वो आपके आपके स्वेट ग्लैंड्स जो है उसका ही मॉडिफाइड वर्जन है। आपका एक तो आपका सिबम ग्लैंड जो ऑयल सेक्रेट करता है, आपका कम्युनस ग्लैंड जो आपका वैक्स सेक्रेट करता है, और आपका स्वेट ग्लैंड जो आपके स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जो दो तरीके के होते हैं, एक्राइन एंड एपोक्राइन। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है
Ceruminous gland is an example of modified apocrine sweat gland और modified ऑयल ग्लैंड या ये ऑयल ग्लैंड हम कह सकते हैं या सीबम ग्लैंड कह सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए ये आपका मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है और उसमें भी मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है. तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लैंड है वो कब एक्टिवेट होगा, जब आपका पुबर्टी हिट हो जाएगा, तभी कभी कभी आपका ये तभी एक्टिवेट होगा क्योंकि ये आपका एपोक्राइन ग्लैंड है. ओके, एक बार रिविजन कर रही हूं मैं ग्लैंड्स के बारे में. हमारी बॉडी में 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है. एक ग्लैंड जो होता है उसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, एक होता है स्यूडोफिलिस ग्लैंड और एक होता है क्यूमस ग्लैंड. सबसे पहले जो हमारा ग्लैंड होता है, एक आप सिंपल याद रखो, एक ऑयल ग्लैंड है, एक ऑयल प्रोड्यूस करता है, एक स्वेट प्रोड्यूस करता है और एक ईयर वैक्स प्रोड्यूस करता है. तो जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, सिबसिस ग्लैंड होता है, जो सीबम प्रोड्यूस करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है. लेकिन जो ऑयल का ग्लैंड है ना, वो किसके साथ अटैच्ड होता है, वो आपका अटैच्ड होता है आपके हेयर फॉलिकल के साथ. ये आपका हेयर फॉलिकल है, यहाँ पे देखो ये आपका सिबेशियस ग्लैंड है. ये सिबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करता है और आपके हेयर फॉलिकल के थ्रू बाहर करता है. तो पहला जो ग्लैंड है वो है हमारा सिबेशियस ग्लैंड, जो सीबम ऑयल प्रोड्यूस करता है. एक ऑयल देता है, एक तेल देता है, एक वैक्स देता है. सिंपल सी चीज है. तो जो आपका स्वेट ग्लैंड है, अब हम आते हैं स्वेट ग्लैंड के ऊपर. जो स्वेट ग्लैंड है वो 2 तरीके के होते हैं. एक एक्राइन स्वेट ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होता है और एक एक्राइन स्वेट ग्लैंड होता है. जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो डायरेक्टली जो स्वेट बनता है ना, पसीना, वो डायरेक्टली स्किन पे छोड़ देता है. तुरंत जाता है, उसको एक डक्ट है, यहाँ पे देखो एक रास्ता है, यहाँ से जाकर वो आपकी स्किन पे छोड़ देता है. लेकिन जो एपोक्राइन ग्लैंड है ना, वो स्किन के थ्रू नहीं फॉलो करता, वो ऑयल ग्लैंड को फॉलो करता है. जैसे ऑयल ग्लैंड क्या कर रहा है, सेबेशियस ग्लैंड अपना ऑयल निकाल के इस हेयर के शाफ्ट का जो रास्ता है ना, यहाँ पे ऑयल रिलीज कर रहा है. लेकिन ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है वो भी यही करता है, ये ऑयल का ही रास्ता अपनाता है और आपके हेयर के फॉलिकल से वो स्वेट जो है वो बाहर करता है. एपोक्राइन और एक्राइन में डिफरेंस ये है कि एपोक्राइन जो ग्लैंड है ना, वो आफ्टर पुबर्टी हमारा एक्टिव हो जाता है. जब बच्चा 14-15 साल का हो जाएगा, जब उसका पुबर्टी हिट होगा, जब लड़का जो है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई हो जाएगा कि उसके टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, उसकी आवाज बहुत थिक हो गई है, ये लड़की के पीरियड्स आ गए, जब उसने पुबर्टी अपनी हिट की है, तब हमारा एपोक्राइन जो ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाता है. इसीलिए हमारे प्यूबिस के जो हेयर हैं वो बाहर आ जाते हैं, आपके आर्मपिट्स के हेयर बाहर आ जाते हैं. तो उससे जो पसीना निकलता है वो क्या करता है, एपोक्राइन ग्लैंड जो है उसके एक्टिव होने की वजह से होता है. एक्राइन ग्लैंड बच्चे बचपन में जब कूदते फांदते हैं, तो वो बच्चे जो बचपन में कूद फांद रहे हैं, वो आपका जो पसीना निकल रहा है वो एक्राइन ग्लैंड से निकल रहा है. लेकिन जब उनकी पुबर्टी हिट हो जाती है, तो जो उनके प्यूबिस हेयर में जो पसीना निकल रहा है या उनके आर्मपिट में जो पसीना निकल रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, वो आपके एपोक्राइन ग्लैंड से पसीना निकल रहा है. तो ये हमारे 2 तरीके के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स. 2 तरीके के स्वेट ग्लैंड्स हो गए. अब हमारा जो तीसरा ग्लैंड है वो है कर्म्यूनस ग्लैंड, जो हमारा वैक्स प्रोड्यूस करता है. हमारा जो ईयर कैनाल है, कान की जो लंबा वाला ये कैनाल है, उसमें कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो एक वैक्स प्रोड्यूस करते हैं. वो वैक्स क्या करता है, बाहर से कोई भी चीज, कीटाणु या कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया या कोई भी डस्ट आ रहा है तो उसको पकड़ने का काम करता है. आपके अंदर के जो कान है उसको ड्राई होने से बचाता है, कोई कीटाणु जाने से बचाता है, कोई इंसेक्ट जाने से बचाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स जाने से बचाता है. और आपके इंटरनल कैनाल जो है उसको लाइनिंग करता है, वहां पे एक वैक्स होता है. आप अपने कान में से उंगली डालोगे तो आपको वैक्स एक लगेगा आपके हाथ में, तो वो आपका ये ग्लैंड जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, समझ में आया रंजन जी? 3 ग्लैंड होते हैं, एक ऑयल प्रोड्यूस करता है, एक स्वेट प्रोड्यूस करता है, एक वैक्स प्रोड्यूस करता है. ऑयल वाला बाल के थ्रू आपका ऑयल निकालता है और आपके स्किन के ऊपर डालता है. स्वेट ग्लैंड 2 होते हैं, एक आपका डायरेक्टली देता है और एक ऑयल के थ्रू लेकर जाता है. थर्ड आपका वैक्स होता है, जो इनर कैनाल में जो वैक्स का जो आपके ग्लैंड्स होते हैं वो आपके वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं. अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, नेल्स. इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि नेल्स कहीं ना कहीं एक डेड टिश्यूज आप कह सकते हैं, जो इसकी ऊपर की एरिया है वो डेड टिश्यू होता है, इसलिए आप उसको कट भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो नेल्स है वो हाईली पैक्ड हार्ड एरिया है, जो आपके जो स्किन, आपके जो फिंगर्स है, उसके जो एक्सट्रीमिटीज है, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी दे रहा है. इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं. अच्छा, आपने देखा है कि आपके
नेल्स में एक व्हाइट का पार्ट भी यहाँ पे होता है, उसको हम ल्यूनुला कहते हैं। ये जो व्हाइट पार्ट होता है, ये व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे कम हो जाती है, तो यहाँ पे ये पार्ट जो है होता है वो कहीं ना कहीं व्हाइट हो जाता है। और ये आपके नेल्स हैं, ये आपका नेल्स एज है, नेल्स प्लेट है, ये आपका क्यूटिकल है, ये साइड में आपके क्यूटिकल होते हैं। तो नेल्स भी कहीं ना कहीं हमारे इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम का एक पार्ट है, बट नेल्स के ऊपर ज्यादा कुछ है नहीं बताने को। सिंपल से नेल्स के कुछ पार्ट्स किए गए हैं, और नेल जो है उसके अलग अलग कलर्स के से भी बहुत सारी डिजीजेस को देखा जाता है। तो ये हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है। हेयर व्हाइट क्यों हो जाते हैं शक जी? बिकॉज हमारा जो मेलानिन पिगमेंट है, जो हमारे हेयर को एक कलर देता है, मेलानिन पिगमेंट जो है वो कम होने लगता है विथ एज, या हमारी बॉडी जो है वो कभी कभी मेलानिन को अटैक करती है तो भी हमारे हेयर व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। हेरिडिटी भी होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के साथ साथ। तो बहुत सारे रीजंस है। हमारे जो बाल है उनको मिलानिन जो है उनको सल्फर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है। जब हमारे वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाता है, जैसे अभी मैं जब मैं वेकेशन पे थी तो अपने एक रिलेटिव के यहाँ पे गई थी, तो उनका 11 साल का बच्चा था। 11 साल के बच्चे के सारे बाल सफेद हो गए थे। वही उसका जुड़वा भाई जो था वो नॉर्मल था। तो बाद में पता चला कि जो जुड़वा भाई है वो मतलब एक बच्चा जो है वो उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिला था और दूसरे को उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको, मतलब मैं बहुत शॉक्ड हुई थी कि साबूदाने का पानी पिला के उसके जो रिलेटिव थे उन्होंने उसको बड़ा किया, तो उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं था, जिसकी वजह से भी ये होता है। ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन होता है नेहा जी। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, एक पर्सन था, उसने रातों रात, उसको बहुत ज्यादा कुछ दिनों से स्ट्रेस हो रहा था, उसने एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया और रातों रात उसके बहुत सारे बाल सफेद हो गए थे। तो स्ट्रेस, यस डेफिनेटली, अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो भी आपके जो बाल होते हैं वो बहुत जल्दी सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें जो पहले के लोगों को देखो ना, इतना स्ट्रेस नहीं होता था लाइफ में। जो लोग पहले के हुआ करते थे उनके 30-30 40-40 सालों में उनके बाल सफेद नहीं होते थे, अभी छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए। तो स्ट्रेस एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीजन है। और स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि घर की प्रॉब्लम, आप जितना ज्यादा डिजिटल चीजें यूज भी कर रहे हो, मोबाइल में दिन भर लगे हुए, बॉडी के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। दिन भर टीवी भी देख रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन होता है बाल सफेद होने का। तो बहुत सारी रीजन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, स्ट्रेस दे सकता है, जेनेटिक रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कम एज में अगर हो रहा है तो सबसे पहले आप डाइट अच्छा कर सकते हो। एक फ्लैक्सीड्स का जो जेल होता है वो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, वो कर सकते हो। बालों को प्रॉपर आप धूप दिखा सकते हो, वो सब कर सकते हो। ये अर्लियर डेज में बाल सफेद होते ही नहीं थे, मैंने देखा ही नहीं। और अभी देखो ना, 30-35 में बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए हैं लोगों के। तो रीजन बहुत सारे हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत बड़ा रीजन है, स्ट्रेस का भी रीजन है। तो बहुत कुछ देखिए, जो बाल सफेद हो गए हैं मुश्किल हो जाता है उसको वो करना। अगर सारे बाल ही सफेद हो गए तो मुश्किल ही होता है। मैंने तो बहुत रेयर ही केसेस देखे हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हाँ हो जाता है, बट अनियन का जूस अच्छा होता है, अनियन का जूस आप लगा सकते हो, वो सब कर सकते हो। तो बहुत सारी रीजन है। ये पोल्यूशन कुड बी वन ऑफ द रीजन। पोल्यूशन हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे बाल हमारे ये सारी चीजें झेल रहे हैं। तो दे आर मल्टीपल रीजन। आप कुछ नहीं कह सकते कि ये रीजन की वजह से ये सारी चीजें हो गई। तो यस, दे आर मल्टीपल रीजन। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था। और अगला जो सेशन होगा, मैं कोशिश करती हूँ कि इसके मैं पैथोलॉजी लूं, लेकिन पैथोलॉजी ना एक्चुअली आपका एक्स्ट्रा है। वो पैथोलॉजी आपका सिलेबस में नहीं है। तो मेरे को लग रहा है पैथोलॉजी लेने के चक्कर में, ये कलौंजी ऑयल आप यूज कर सकते हो अच्छे रिजल्ट से, कलौंजी ऑयल के। यस, फ्लैक्सीड्स आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी व्हाइट फ्लैक्सीड्स को आप जब बॉईल करोगे ना तो एक बहुत थिक सा जेली जैसा बन जाता है। वो नेचुरल आपका हेयर स्ट्रेटनिंग और आपका बोटॉक्स, आपके बालों के लिए बोटॉक्स का काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो पैथोलॉजी क्या है, वो आपका एक एक्स्ट्रा सेशन है जो मैं इसके साथ ले रही हूँ, जो आपका पार्ट नहीं है। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा हो जा रही है, तो आपका सिलेबस पीछे रह जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पहले आपका सारा एनाटॉमी जो है वो खत्म कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपके पैथोलॉजी पे आऊं। ये पैथोलॉजी जो जरूरी है बट वो उसका पार्ट नहीं है। ये सनलाइट भी आप दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनलाइट, विटामिन डी भी जरूरी है। पैथोलॉजी बहुत जरूरी है, लेकिन वो उसका पार्ट ही नहीं है। लेकिन तब भी मैं आपका लूंगी, पैथोलॉजी लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पैथोलॉजी जानना जरूरी है। तो आगे भी हम लेते रहेंगे पैथोलॉजी, लेकिन पहले मुझे लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट कर लूं। लेकिन मैं अगला जो सेशन है उसमें मैं स्केलेटन सिस्टम की पैथोलॉजी ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं स्केलेटन सिस्टम की पैथोलॉजी पे डिस्कस करने के लिए।
टेंडन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, फिर लिगामेंट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, बोन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो सारी चीजें हैं। साथ साथ में ले लूं? ठीक है अशोक जी, आप कुछ बोलो और मैं मना कर दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला सेशन जो है हम कर लेते हैं, पैथोलॉजी भी साथ में ले लेते हैं, और लास्ट जो सिस्टम हुआ था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसका और इसका पैथोलॉजी मैं साथ में कोशिश करती हूँ कि अगला सेशन जो ट्यूसडे को लूंगी। अब वीकली हमारा एक सेशन करूंगी, लेकिन अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैथोलॉजी की वजह से मुझे 2 सेशन लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि फिर वो बहुत हेक्टिक हो जा रहा है, मेरे लिए भी हेक्टिक हो जा रहा है। मेरी खुद की 6 घंटे की हर हफ्ते की क्लास होती है, तो उस वो भी मैं 2 हफ्ते से मैं वो अटेंड नहीं कर पाई हूँ, तो मेरा बहुत ज्यादा पाइलअप हो गया है, मेरे खुद के एग्जाम्स आने वाले हैं। सो बट मैं कोशिश करूंगी कि आपका 2-2 हफ्ते एक क्लास के बदले में 2 क्लास लूं, क्योंकि आप लोगों को मैंने कमेंट किया है कि पैथोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगी, तो पैथोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगी, तो पैथोलॉजी भी मैं लूंगी। तो अभी ट्यूसडे को हमारा सेशन होगा, और उसमें मैं ट्यूसडे के सेशन में मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पैथोलॉजी और स्केलेटल सिस्टम और इसकी पैथोलॉजी, क्योंकि इसकी जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है ना, इसकी भी पैथोलॉजी में आपका सोराइसिस, एक्जिमा, ये सारी चीजें आएंगी, तो उसको भी फिर मैं ले लूंगी। तो अगला जो ट्यूसडे है, तो चलो उसमें हम पैथोलॉजी दो सिस्टम जो हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर अगला जो होगा उसमें हम दे देते हैं। यस यस, नोट्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग ही नोट्स बना रहे हैं। तो कल आपको मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, कल मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नोट्स सारे आपको मैं भेज दूंगी। मैं ग्रुप में ही भेजती जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रुप में मैं भेज रही हूँ, सबका प्रिंट आउट आप लोग निकाल के जमा करते रहना। इसमें यूरिक एसिड आएगा क्या? यूरिक एसिड यस आएगा, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा राहुल जी। यूरिक एसिड आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा। जिस तरीके से हम स्पीड पे चल रहे हैं ना पैथोलॉजी को इंक्लूड करने के बाद, तो मुझे तो लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर में हमारा कोर्स खत्म होगा, दिसंबर में फिर हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी करनी होगी। तो चलिए, मेन पढ़ना है, ग्रेजुएशन सेरेमनी तो होती रहेगी, पढ़ना मेन है, नॉलेज रहेगा तो फिर हम ज्यादा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो चलिए, फिर आज का सेशन हम यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं, अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे, और ऑरिकुलर वाले लोगों का कल फिर से क्लास है। नेहा जी, अभी मैं कल बताऊंगी, ठीक है। यूरिक एसिड होगा तो क्या होगा, यूरिक एसिड जब आएगा तो उसमें मैं आपको समझा दूंगी। तो अगला जो क्लास है वो हम ट्यूसडे को करेंगे, और कल जिन लोगों ने ऑरिकुलर ज्वाइन किया, कल आपकी ऑरिकुलर की फिर से क्लास होगी, और ऑरिकुलर में कल हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने वाले हैं, सिंगल ट्रीटमेंट। कल एक एक बीमारियों का सिंगल ट्रीटमेंट हम सीखने वाले हैं, कल बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। तो मिलते हैं कल, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।